ओके। हेलो 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 एवरीवन। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग प्लस एसिड बेस। ठीक है, प्रीवियस सेशंस के अंदर बच्चों हमने पीरियोडिसिटी एटम स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया है और रेफरेंस बुक्स के साथ हमने देखा है कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके रेफरेंस बुक्स में आपको पूछे जाते हैं। आज के सेशंस के अंदर हम केमिकल बॉन्डिंग प्लस एसिड बेस केमिस्ट्री जो है उसके बारे में बात करेंगे और आज का L01 है। होपफुली आपको मज़ा आएगा कोरिलेशन के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग का जो है उसका एप्लीकेशंस भी हम एसिड बेस के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, इसलिए मैं ये दोनों टॉपिक्स को साथ में इसलिए ले रहा हूँ इस बैच के अंदर, इस रिपीटर्स बैच के अंदर, ताकि आप कंबाइन कर पाए कॉन्सेप्ट को, है ना। जब तक आप कॉन्सेप्ट को कंबाइन नहीं करोगे तो एग्जामिनर किस माइंडसेट से क्वेश्चन मेक कर रहा है आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पढ़ना तो है बट पढ़ने के साथ हमें इस माइंडसेट को डेवलप करना है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनाए कैसे जाते हैं, पूछे कैसे जाते हैं। चलिए, एम ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपरली? एक बार मुझे जरूर बताइएगा। आफ्टरनून आफ्टरनून एवरीवन, आफ्टरनून आफ्टरनून एवरीवन, आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? चलिए, तो रेडी है सर? क्या रेडी है सब अभी? चलिए, उम्मीद करते हैं कि रेडी हो गए। ठीक है, तो आज के सेशंस के अंदर हम रेफरेंस बुक से ही चीज़ें कवर करेंगे ताकि आप लोगों को कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो पाए। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपको बेसिक, अगर मैं डायरेक्ट बेसिक बताऊंगा तो आपको कोरिलेशन नहीं आ पाएगा। तो क्योंकि आप ऑलरेडी रिपीटर्स स्टूडेंट्स हो और ये रिपीटर्स बैच है, तो इसमें हम कोरिलेशंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। एग्जामिनर किस माइंडसेट के साथ क्वेश्चन मेक करता है। ठीक है, तो टॉपिक्स कवर्ड कौन कौन से करने वाले हैं आज के सेशंस के अंदर? तो ज्योमेट्री, शेप, आइसो स्ट्रक्चर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, रिएक्शंस वर्सेस VSEPRs, बॉन्ड एंगल, है ना, बॉन्ड एंगल्स, इसमें साथ हम बॉन्ड एंगल की भी बात करेंगे। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, है ना। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, पॉइंट ग्रुप वर्सेस वैलेंशियस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, एंड बैक बॉन्डिंग, डायमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कौन से मॉलिक्यूल पॉलीमराइजेशन करते हैं, कौन से मॉलिक्यूल डायमराइजेशन करते हैं, ये भी आपको पूछा जाता है ना। इसके अंदर आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ये क्वेश्चंस आपको बनते हैं। ठीक, ये कौन से मॉलिक्यूल में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ज्योमेट्री जो होता है, ज्योमेट्री एंड शेप, ये बहुत ही आसानी से आप निकाल लेते हो। ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्री का मतलब है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, है ना, और शेप का मतलब है विदाउट लोन पेयर। ठीक है, तो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को थोड़ा भी डाउट होगा। ठीक है, कि इसने जिसमें केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा भी पढ़ा होगा तो उनको पता है कि व्हाट इज मीन बाय द ज्योमेट्री एंड व्हाट इज मीन बाय द शेप, है ना। तो इसमें कभी कंफ्यूज भी मत होना आपने। ठीक है, तो ज्योमेट्री होते हैं बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, यानी यहाँ पे लोन पेयर को भी काउंट करना पड़ेगा और बॉन्ड्स पेयर को भी देखना पड़ेगा। बट शेप जो होते हैं विदाउट लोन्स पेयर और ओनली बॉन्ड्स पेयर, हम इसको बोलते हैं। ठीक है, शेप का मतलब है, शेप जो होते हैं आपके विदाउट लोन पेयर, विदाउट लोन पेयर, दैट कॉल एज द शेप, दैट कॉल इज द शेप, है ना। या ओनली बॉन्ड पेयर वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बट बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ठीक है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने रख रहा हूं और आपको बताना है कि इस मॉलिक्यूल का शेप क्या है और ज्योमेट्री क्या है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, अच्छे से देखिएगा। FeXcFe, ठीक है, देन OSO2F, ये मॉलिक्यूल आपके सामने है। आपको बताना है बच्चों इसकी ज्योमेट्री क्या है ना, व्हाट इज द ज्योमेट्री एंड व्हाट इज द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स, इसका शेप क्या है। चलो, कौन बताएगा?
एक्चुअली मैं ऑब्जर्व भी कर पा रहा हूँ कि आप मॉलिक्यूल को अंडरस्टैंड कर पाते हो क्या नहीं पता है ना। नॉर्मल मॉलिक्यूल्स होते तो आप, मुझे पता है कि नॉर्मल मॉलिक्यूल दोगा तो आप विद इन 30 सेकंड में आंसर कर दोगे, बट इसलिए मैं उस टाइप के मॉलिक्यूल्स दे रहा हूँ जो आपकी बुक्स में भी है, रेफरेंस बुक्स में भी है, और जो आपको घुमा सकते हैं ना। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है ये अटकिंस में दी गई है, हाउसक्राफ्ट में आपको दी गई है, ठीक है, एग्जाम्पल। और नॉर्मल वाली रहेगी तो मुझे पता है आप बहुत कम टाइम बताकर आप बोर भी हो जाओगे, इसलिए मैं बिल्कुल आपको ऐसे एग्जाम्पल नहीं दूंगा जो आपको एकदम आती ही है ना। मैं ऐसे एग्जाम्पल लेकर आया हूं जहां आप कंफ्यूज भी होते हो, ठीक है। चलिए बताइए कौन बताएगा ये। तो यहां पे जीनॉन इज द सेंट्रल एटम है ना। कौन सेंट्रल एटम है? जीनॉन सेंट्रल एटम से। तो इस मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री भी बताना है, इस मॉलिक्यूल की आपको शेप भी बतानी है, शेप भी आपको बतानी है। चलो कौन बताएगा, फटाफट बताइए। चौधरी कह रहे हैं कि बेंट एंड लीनियर, बेंट ज्योमेट्री क्या बेंट शेप? अच्छा। प्रशांत कह रहे हैं कि स्क्वायर पिरामिडल। स्वीटी कह रहे हैं कि लीनियर शेप आएगा। अच्छा ओके, ज्योमेट्री क्या आएंगे फिर है ना स्वीटी? शेप अगर लीनियर है तो ज्योमेट्री क्या आएगी? ठीक है। अच्छा, अगर आप इस मॉलिक्यूल को देख पा रहे हो, इफ यू ऑब्जर्व कि जीनॉन है ना, जीनॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 6 7 8। एक सराउंडिंग फ्लोरीन है याला, और एक आपके पास ऑक्सीजन है ना, फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड है, इसको बोलते हैं फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड है। एंड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन एक्ट एज ए लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3 लोन पेयर। तो इस मॉलिक्यूल्स के पास 2 बॉन्ड्स पेयर है बच्चों और 3 लोन पेयर है। तो आपको पता है कि जब भी 2 बॉन्ड्स पेयर और 3 लोन पेयर होते हैं तो शेप आ जाता है लीनियर, लीनियर शेप आ जाता है, ठीक है। और इसकी ज्योमेट्री क्या आ जाएगी? विथ लोन पेयर, यानी ज्योमेट्री इज द टीबीपी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, नॉट द स्क्वायर पिरामिडल। हाँ, गड़बड़ कर दिया आपने। स्क्वायर पिरामिडल कैसे बनाओगे बेटे? 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड्स पेयर होते हैं तो टीबीपी होती है, नॉट द स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल क्यों बोला आपने, पता नहीं मुझे। तो एक्चुअल में ये जो बना है बच्चों, ये किससे बना है? एक्चुअल में ये जो बना है जीनॉन डाइफ्लोराइड कॉम्प्लेक्स से बना है ना, जीनॉन डाइफ्लोराइड कॉम्प्लेक्स XeF2। और यू नो दैट XeF2 सभी लोग जानते हैं कि इसका जो शेप आता है वो लीनियर शेप आता है। इसकी जो ज्योमेट्री आती है दैट इज द टीबीपी ज्योमेट्री आती है, ठीक है। और इस पर हम रिएक्शन कर रहे हैं फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड की, द रिएक्शंस विद द फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड लोन पेयर, तो दिस लोन पेयर एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेंगे इस सेंटर पे और ये HF बाहर करके निकल जाएगा। तो यहां से HF निकल जा रहा है एंड द फॉर्मेशन ऑफ लीनियर शेप आर रिमेनिंग लीनियर एंड टीबीपी मॉलिक्यूल्स आर रिमेनिंग टीबीपी ज्योमेट्रीज, है ना। तो ये चेंज थोड़ी हो रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, नो चेंज इन दी शेप और ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो ये जैसे कि वैसे 3 लोन पेयर जैसे कि वैसे हैं और 2 बॉन्ड्स पेयर आपके जैसे कि वैसे। हाँ जी, तो कमाल का है ना। चलिए, तो एग्जामिनर क्या कर रहा है? आपको सबको पता है, आप सब लोग जानते हैं कि 2 बॉन्ड्स पेयर 3 लोन्स पेयर होते हैं तो टीबीपी ज्योमेट्री होती है, 2 बॉन्ड्स पेयर 3 लोन्स पेयर होते हैं तो लीनियर शेप होता है, ठीक है। बट एग्जामिनर इस लैंग्वेज में आपको ज़रूर देगा, इस लैंग्वेज में आपको देगा। लैंग्वेज थोड़ा समझना है आपको, है ना, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड। तो इसकी रिएक्शन कैसी हुई है? XeF2 रिएक्शन विद द फ्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड भी यूज कर सकते हैं, फ्लोरो की जगह पे क्लोरीन रख लेगा तो क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो समझ में आया कि नहीं बात? तो नॉर्मल ज्योमेट्री और शेप आप बहुत कम टाइम के अंदर निकाल लेते हो, ठीक है, उसमें मुझे पता है, और वो आप निकाल भी लोगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बट एग्जामिनर आपको कैसे घुमाएगा देखिए। हाँ जी, ठीक है। हाँ चलिए, सबकी समझ में आया, ये पॉइंट क्लियर हुआ है। तो शेप एंड ज्योमेट्री का रिलेशंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा होपफुली। शेप और ज्योमेट्री का रिलेशन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। हाँ जी, चलिए ठीक है, वेरी नाइस वेरी नाइस। सिमिलर
आपकी रिएक्शंस यहाँ पे ये आपको दिया है BF3, ठीक है, BF3 रिएक्शंस विद दी NH3 फॉर्मेशन ऑफ दिस ए प्रोडक्ट, है ना, और आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ बोरॉन, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ बोरॉन। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शंस, है ना, बिकॉज BF3 इज द लेविस एसिड एंड NH3 इज द लेविस बेस, और यहाँ पे ए प्रोडक्ट बन रहा है और ए प्रोडक्ट की आपको निकालनी है हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्रीज, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्रीज। चलिए टेक योर टाइम, है ना। सेकेंड, BBr3 reactions with NH3 formation of B product। तो हाइब्रिडाइजेशंस ऑफ B एंड ज्योमेट्री ऑफ B आपको पूछी गई, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ B। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री ऑफ A बताना है, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री ऑफ B बतानी है, ठीक है। दोनों भी रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन है, यू नो दैट दिस वन इज द लेविस एसिड और ये लेविस बेस है, ये भी लेविस एसिड है और ये भी लेविस बेस है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज लेविस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज द लेविस एसिड। चलिए अनु कह रहे हैं कि टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री आ जाएंगी, ठीक है, और शेप भी टेट्राहाइड्रल आएगा, ओके, बोरॉन का, ठीक है। स्नेता कह रहे हैं ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल एंड शेप भी टेट्राहाइड्रल, ओके, वेरी गुड, अप्रिशिएटेड। क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शंस हो रही है ये हार्ड एंड हार्ड है ना, ये हार्ड लेविस एसिड है और ये हार्ड लेविस बेस है, और यू नो दैट दोनों भी हार्ड है। स्मॉलर बेस को हार्ड बोलते हैं, है ना, जिसमें 2p2p इंटरेक्शन होता है वो हार्ड लेविस एसिड है ना। मोर बैक बॉन्डिंग हार्ड लेविस एसिड, लेस बैक बॉन्डिंग सॉफ्ट लेविस एसिड, ठीक है। तो इनके बीच में जो बन रहा है इसको बोलते हैं हम अडक्ट, यानी स्टेबल अडक्ट बनेगा, है ना। तो दे फॉर्मेशन ऑफ द स्टेबल अडक्ट है बिकॉज हार्ड एंड हार्ड इंटरेक्शन अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस, है ना, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। तो बोरॉन आल्सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अगर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री आएगी टेट्राहेड्रल, देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टेक प्लेस, ठीक है, देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेप भी टेट्राहेड्रल है, तो शेप भी टेट्राहेड्रल है, बिल्कुल सही बोले बेटा आप लोगों ने, ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा इसमें बताइए बी के अंदर आप, अगर आपको बी पूछा है, बी में आंसर क्या आएगा? चलो ए का तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया है, अब बी का भी बताइए, बी को भी थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करिए और समझाइए, बताइए कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशंस ऑफ बोरॉन इन द बी एंड ज्योमेट्री, है ना, बी का पूछा जा रहा है। मैं आपको बी का मतलब बोरॉन के लिए पूछ रहा हूँ अभी फिलहाल में, नाइट्रोजन का नहीं, नाइट्रोजन का भी निकाल सकते हो आप, ठीक है, अभी फिलहाल में हम बोरॉन की बात करें। तो बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री निकालनी है इन द बी कॉम्प्लेक्सेस। चलो फटाफट बताइएगा। बी लिखिए और बी के आगे उस अपना आंसर लिखिए, बी लिखिए, बी के अंदर आप आगे आंसर, ताकि मुझे भी अंडरस्टैंड हो कि आप लोग किस टाइप से सोच पा रहे हो, समझ पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कॉन्सेप्ट को। बताइएगा बच्चों। चलिए तो बी के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि ये तो सॉफ्ट लेविस एसिड है, क्योंकि यहाँ पे लेस बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो सॉफ्ट लेविस एसिड, और ये हार्ड लेविस बेस, और सॉफ्ट लेविस एसिड और हार्ड लेविस बेस पे जब रिएक्शन होती है तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, ना कि अडक्ट फॉर्मेशन, है ना। यहाँ पे क्या हो रही है, अडक्ट फॉर्मेशन रिएक्शंस हो रही है, अडक्ट फॉर्मेशन रिएक्शन, बट दे गिव सब्स्टिट्यूशन, यानी यहाँ सब्स्टिट्यूशन होने वाली है। नहीं भी दिया तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड और सॉफ्ट के बीच में अडक्ट फॉर्मेशन आप नहीं कर पाओगे, करोगे तो वीक अडक्ट फॉर्मेशन होंगे, है ना, वीक अडक्ट। दैट्स वाई व्हाट विल बी हैपन, सब्स्टिट्यूशन होगा, अटैक करेगा, Br निकलेगा, बट Br हाइड्रोजन को लेकर जाएगा, यानी हाउ मेनी HBr, 3 HBr आपके बाहर निकल जाएंगे, एंड द फॉर्मेशन ऑफ BnH2 बाय 3 है ना। तो यहां पे sp2 आर रिमेनिंग sp2, ठीक है, ट्रायगोनल प्लेनर आर रिमेनिंग ट्रायगोनल प्लेनर।
तो ये था कमाल की बात है ना, आपने सिर्फ अडक बना देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, अडक बनेगा तो आंसर गलत, बट दे शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बिकॉज ऑफ दी हार्ड एंड सॉफ्ट, और हार्ड सॉफ्ट के बीच में सब्स्टिट्यूशन इज राइदर देन अडक्ट फॉर्मेशन, और अगर हार्ड हार्ड हो सॉफ्ट सॉफ्ट हो तो अडक्ट फॉर्मेशन इज राइदर देन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आल्सो आस्क योर एग्जामिनेशन, क्योंकि आजकल आपको नॉर्मल तो आप निकाल लोगे क्योंकि 2 मार्क्स में नॉर्मल पूछ लेगा, बट जब 4 मार्क्स की बात आती है तो आपको थोड़ा एडवांस होना ज़रूरी है। हाँ, इससे 2 चीज़ें कंप्लीट हो रही है आपकी, है ना, एसिड बेस भी कंप्लीट हो रहा है, जिस बच्चे को एसिड बेस का कॉन्सेप्ट पता होगा तो वो ज्योमेट्री को सही से निकाल पा रहा है, शेप को सही से निकाल पा रहा है, बॉड एंगल को सही से निकाल पा रहा है। जिस बच्चे को एसिड बेस ही नहीं पता होगा फिर वो अटक जा रहा है ना। तो जिसने अडक बना दिया उसका तो आंसर रॉन्ग हो गया, और जिसने सब्स्टिट्यूशन किया उसका आंसर सही हो गया। चलिए, ये बात अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो मजा आ गया। तो ये तो सभी को पता है ना, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट का जो रूल है वो क्या कहता है आपसे कि सॉफ्ट सॉफ्ट अगर होते हैं या हार्ड हार्ड होते हैं तो उनमें अडक्ट फॉर्मेशंस प्रेफरेबल होते हैं, बिकॉज मोर स्टेबल अडक बन जाता है, मोर स्टेबल अडक बन जाता है, ठीक है। बट एक आपका हार्ड एक सॉफ्ट है ना, यानी लेविस एसिड आपका सॉफ्ट है और लेविस बेस हार्ड है, तो सब्स्टिट्यूशन आपका होगा एज कंपेयर टू दी एज कंपेयर। चलिए, हाँ, बड़े इंपॉर्टेंट है ना ये। चलिए, तो ये देखिए अब यहाँ पे आपको दिया गया है BCl3, ठीक है, BCl3, इसके रिएक्शंस आपने कर दिए है मिथेनॉल के साथ, मिथेनॉल के साथ। तो फॉर्मेशन ऑफ ए आपको बताना है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ और ज्योमेट्री ऑफ बोरॉन इन द ए, है ना। तो यहाँ पे वही मैं आपको पूछ रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री, क्योंकि ये अगर आपने सही निकाला तो बाकी सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएगी, अगर यही गलत है तो सब कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। BCl3 रिएक्शंस विथ वाटर, फॉर्मेशंस ऑफ दिस बी प्रोडक्ट, और आपको हाइब्रिडाइजेशंस ऑफ बी बतानी है, बोरॉन है ना, बोरॉन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन बताना है बी प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी निकालो और साथ साथ में ज्योमेट्री भी निकालो, ठीक। इसकी रिएक्शंस मान के चलो आपने NET/3 के साथ करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ सी प्रोडक्ट, तो सी प्रोडक्ट में हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री आपको निकालेंगे, एक एक करके, है ना। देखो कैसे निकाला, सी के आगे सी का आंसर लिख के, बी के आगे बी का आंसर, ए के आगे ए का आंसर लिखोगे तो काफ़ी इजी होगा मुझे भी अंडरस्टैंड करने को, और आपको भी इजी रहेगा, ठीक है। रैंडम ना जाने से बेटर है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया है PME3, ठीक है, PME3 फॉर्मेशन ऑफ डी प्रोडक्ट, सिमिलर हाइब्रिडाइजेशंस आपको बतानी है बोरॉन की और उसकी ज्योमेट्री बतानी है। पहला तो कॉन्सेप्ट यही है, बाद में हम फिर बाकी की चीज़ें देखेंगे, कौन स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है, कौन मोर स्टेबल है, वो अलग चीज़ होगी। हाँ जी, लगाइए। बताइए। तो कॉन्सेप्ट बिहाइंड इज, है ना, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन कहाँ हो रही है और अडक्ट फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अडक्ट फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, ये अगर चीज़ आपके समझ में आ गई तो बात बन गई जाएंगी, ठीक है। तो एक को अगर मिथेनॉल की बात करते हैं तो H पॉजिटिव OH निगेटिव, तो मिथेनॉल जो होते हैं बच्चों ये हार्ड होते हैं, OR ग्रुप है ना, OR। तो OR जो होते हैं बच्चों वो हार्ड लेविस बेस करके एक्ट होते हैं बच्चों, है ना, OR। तो OR जो है आपके OMe, दिस व्हाट इज हार्ड, और ये सॉफ्ट है बिकॉज इसमें लेग बैक बॉन्डिंग हो रही है, लेस बैक बॉन्डिंग, तो सॉफ्ट लेविस एसिड, सॉफ्ट लेविस एसिड। और हार्ड और सॉफ्ट के बीच में सब्स्टिट्यूशन होगी तो सॉफ्ट लेविस एसिड। तो ये हार्ड है ये सॉफ्ट है, तो कौन से होगी, सब्स्टिट्यूशन, अटैक करेगा, Cl लिख लेगा बट HCl बन के। तो कितने मोल्स हमें मिथेनॉल यूज करना पड़ेगा, 3 मोल्स, दैट्स वाई द फॉर्मेशन ऑफ
बोरॉन ईस्टर, नाम तो सुना होगा आपने बोरॉन ईस्टर, और बाहर चले गए आपके HCl, तो हाउ मेनी HCl, 3 HCl। तो बोरॉन ईस्टर जो है बच्चों, बोरॉन को अटैच OMe, बोरॉन को अटैच OMe, बोरॉन का अटैच OMe, तो यहाँ पे सेंट्रल एटम के पास 3 बॉन्ड पेयर है, दैट्स व्हाई द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री आएगी ट्राइगोनल प्लेनर। तो आप बोलेंगे यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर, तो एक ही हाइब्रिडाइजेशन है sp2 एंड ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट। ठीक है। सेकंड, वाटर भी आपका क्या हो जाएगा, हार्ड, बिकॉज OH निगेटिव और H पॉजिटिव को हम हार्ड बोलते हैं ना, तो OH और OR क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन इज राइदर देन अडक्ट फॉर्मेशन, दैट्स व्हाई फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोरिक एसिड, यू नो दैट बोरिक एसिड में बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है, sp2 है ना, और ऑक्सीजन की sp3 आती है। ठीक है, तो sp2 एंड दिस वन इज द ट्राइगोनल प्लेनर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बट ये दोनों सॉफ्ट है, और सॉफ्ट हो गए तो मोर स्टेबल अडक्ट बनेगा, है ना, तो दे फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल अडक्ट, क्या बन जा रहा है, स्टेबल अडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों। ठीक है, तो स्टेबल अडक्ट, और दैट्स व्हाई 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आल्सो सिमिलर टू द कोवलेंट बॉन्ड, दैट्स व्हाई इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो sp3, और sp3 है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको देखने के लिए। ये भी सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है, बिकॉज PME3 फॉस्फोरस कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग, ऑल लिगैंड्स आर सॉफ्ट, है ना, जितने भी फॉस्फोरस कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग लिगैंड होते हैं सॉफ्ट, दैट्स व्हाई दे आल्सो फॉर्मेशन ऑफ अडक्ट। तो ये भी क्या बना रहा है, अडक्ट बना रहा है बच्चों, अडक्ट, और स्टेबल अडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, यानी यहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और टेट्राहेड्रल। तो A और B आपके ट्राइगोनल प्लेनर एंड C और D आपके टेट्राहेड्रल, ऐसा हम बोल सकते हैं। वेरी गुड, अब आपकी बात समझ में आ गई है। ठीक है, बात अब आपके समझ में आई है ना, पता नहीं इस वो होती है ना, जो गाड़ी स्टार्ट होते टाइम बहुत टाइम लेती है, फिर स्टार्ट होती है तो फिर बहुत चलती है ना, तो आपका भी वैसे काम हो गया अभी, है ना। जब मैं स्टार्टिंग में अगर एकदम से क्वेश्चन दे देता हूँ तो आप फिर भाग जाते हो, बट जब कॉन्सेप्ट बताता हूँ तो फटकने आ जाता, क्लिक हो जाती है। ठीक है, हाँ, तो आपको पहचानना पड़ेगा, पहचानेंगे कैसे सॉफ्ट को, कि अगर 2p होता है तो हार्ड है ना। हाउ टू आइडेंटिफाई दी, कि बोरॉन लेविस एसिड आपके हार्ड है या, है ना, बोरॉन के जो लेविस एसिड होते हैं ना, BF3 है यहाँ पे, BCl3 है आपके पास, BR3 है आपके पास, ठीक है, BI3 है आपके पास, तो जिस भी कंडीशन में 2p इंट्रैक्शन हो रहा है, यानी मोर बैक बॉन्डिंग हो रही है, तो समझ जाइएगा ये हार्ड लेविस एसिड होगा, हार्ड लेविस एसिड। और जहाँ पे भी 2p 3p 2p 4p 2p 5p इंट्रैक्शन हो गए, है ना, चाहे वो 2p 3p इंट्रैक्शन हो या 2p 5p इंट्रैक्शन हो, ये सब आपके सॉफ्ट कैटेगरी के अंदर आएंगे, यानी सॉफ्ट लेविस एसिड। ये पहचाने, लेस बैक बॉन्डिंग सॉफ्ट, मोर बैक बॉन्डिंग हार्ड। ठीक है, बहुत ही सिंपल है प्रशांत। तो हाउ टू आइडेंटिफाई दी सॉफ्ट एंड हार्ड, दैट डिपेंड्स ऑन दी बैक बॉन्डिंग। तो मोर बैक बॉन्डिंग हो रही है, जैसे जहां पे भी 2p हो रही है ना, समझ जाना वो हार्ड कैटेगरी में जा रहा है। ठीक है, जैसे ये भी अगर बैक बॉन्ड कर रहा है तो ये हार्ड है, ये भी बोरिक एसिड भी बैक बॉन्ड कर रहा है 2p तो भी हार्ड है ना। BF3 भी हार्ड है, बट अगर 2p 3p 2p 4p 2p 5p है या नो बैक बॉन्डिंग हो रही है तो वो सॉफ्ट कैटेगरी के अंदर जाएगी, यानी सॉफ्ट लेविस एसिड। बल्कियर जो बेस होते हैं, बल्कियर बेस, जैसे PME3 है, ये बल्कियर है, तो वो सॉफ्ट होते हैं। लेस बल्कियर जो बेस होते हैं, स्मॉलर साइज बेस जो होते हैं, वो हार्ड होते हैं। बस यही है और कुछ नहीं। चलिए, क्लियर हुआ है यहां तक? हाँ जी। और फॉस्फोरस और सल्फर कैसे भी हो, फॉस्फोरस और सल्फर कंटेनिंग लिगैंड ऑलवेज सॉफ्ट कैरेक्टर के होते हैं, क्योंकि उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स होती है बच्चों, है ना। तो अगर PH3 भी लूंगा तो सॉफ्ट होगा, PME3 लूंगा भी तो सॉफ्ट होगा, PPH3 भी लूंगा तो सॉफ्ट ही होगा। तो फॉस्फोरस सल्फर कंटेनिंग ऑल लिगैंड्स आर सॉफ्ट इन नेचर, सॉफ्ट इन नेचर। चलिए, इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे डाउट आप पूछ लो, है ना, मैं बता दूंगा, शॉर्ट ट्रिक्स बता दूंगा, कुछ ना कुछ मैं आपको ऐसा चीज़ बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपका काम बन जाए, है ना, आपका क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। ठीक है, तो आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है
पूछ लेना है। जैसे प्रशांत ने पूछ लिया भाई मुझे ये पता नहीं है, तो शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, अब इतना भी याद रख लिया तो कभी नहीं बोलोगे आप, ठीक है। वैसे आगे आगे चलेंगे तो अभी बहुत पढ़ना है, अभी मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगा, है ना, बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आएंगे रेफरेंस बुक्स के, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा, बॉन्ड, जैसे ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल का रिलेशन जो है बच्चों, ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल का रिलेशन अगर हम समझे, ठीक है, तो ये तो बहुत आसानी से आप बता देते हो, नॉर्मल ज्योमेट्रीज है ना, और बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन अगर हम करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो जब भी स्टेरिक नंबर 2 है और ज्योमेट्री लीनियर आती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली द बॉन्ड एंगल, जो कैलकुलेटेड बॉन्ड एंगल होते हैं 180 होते हैं, यस और नो, कैलकुलेटेड बॉन्ड एंगल्स, ठीक है। इफ स्टेरिक नंबर इज 3, इफ स्टेरिक नंबर इज 3, ठीक है, और द ज्योमेट हाइब्रिडाइजेशंस क्या आएंगे, स्टेरिक नंबर 3 है तो ऑब्वियसली sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन व्हाट विल बी अपन ट्रायगोनल और ट्रायंगुलर अरेंजमेंट बोला जाता है इसको, ठीक है, एंड द बॉन्ड एंगल इज 120, इज अ कैलकुलेटेड बॉन्ड एंगल्स, है ना, एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल जिसको बोला जाता है, ठीक है। स्टेरिक नंबर 4 है, ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है, sp3 आ रही है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट के अंदर आ जाएगा, और ऑब्वियसली द बॉन्ड एंगल इज ऑलवेज 109.5 और 228 डिग्री हम इसको बोलते हैं, ठीक है। स्टेरिक नंबर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है, sp3d, और दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड इज द ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, बट d जो होगा वो dz² होना चाहिए, नॉट dx² माइनस y स्क्वायर। तो sp3 dz² जो होते हैं ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होते हैं, जस्ट लाइक PCl5, एंड देयर 2 टाइप्स ऑफ द बॉन्ड एंगल 120 और 90। ये सबको पता है, मैं याद क्यों दिला रहा हूं आपको, क्योंकि अभी हम एक मैजिक खेलने वाले हैं, अभी आगे चलो नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर आपको एक मैजिक मिलेगा, इसलिए मिनिमम क्राइटेरिया कि ये आपको पता रहे, ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग वाले बॉन्ड एंगल्स तो आपको पता होने चाहिए, चेंज क्या हो रहा है वो पता रहेगा ना, कम ज़्यादा कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये कैसे पता रहेगा, जब आपको नॉर्मल वाले पता रहेंगे, आइडेंटिकल वाले पता रहेंगे, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर 6 है तो ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट, और ऑक्टाहेड्रल जिसे sf6 आइडेंटिकल बोला जाता है, जिसमें ऑल बॉन्ड एंगल 90 डिग्री हो जाए, या एक ही है ना, ऑल बॉन्ड एंगल 109.5 और 28 हो जाए, तो इसे हम आइडेंटिकल बोलते हैं, जिसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है और एक ही टाइप का बॉन्ड एंगल है, एक ही टाइप का बॉन्ड एंगल दिख रहा है ना, तो है ना, तो इसे हम आइडेंटिकल वर्ड यूज कराते हैं, ठीक है, यूज करते हैं, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर कब बनता है, जब 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर होते हैं तो स्क्वायर प्लेनर बनते हैं, ठीक है। ये तो ज्योमेट्री है अभी, है ना, ये आपकी ज्योमेट्री, शेप के अंदर स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं आप, VSC PR के बेस पर हम शेप देखते हैं ना, और शेप में हमें स्क्वायर पिरामिडल मिलता है, स्क्वायर प्लेनर मिलता है, ठीक है, वो शेप के अंदर मिलता है, ज्योमेट्री में नहीं, ज्योमेट्री इज ऑलवेज TBP। अगर इफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d तो ज्योमेट्री इज ऑलवेज TBP, ठीक है, बट स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर पिरामिडल है, वो आपका डिपेंड ऑन द कंडीशंस, है ना, कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये सभी को पता है बच्चों, ये बहुत ही बेसिक क्राइटेरिया है ना, कि आपको हाइब्रिडाइजेशंस ज्योमेट्री देखकर उसके बॉन्ड एंगल पता हो, ठीक है, तो इतना तो आप निकाल लोगे यहाँ पे। बट जब आते हैं आपके स्टेरिक नंबर 7 और 8, स्टेरिक नंबर 7 जो आपको आजकल पूछा जा रहा है, स्टेरिक नंबर 8 पूछा जा रहा है, स्टेरिक नंबर 7 पूछा जा रहा है, ठीक है, स्टेरिक नंबर ज़्यादातर ये आपको पूछा जा रहा है। तो इसमें स्टेरिक नंबर अगर 7 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है बच्चों, sp3d3 आ रही है, और इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट, ठीक है, IF7। और IF7 में 2 टाइप के बॉन्ड एंगल्स होते हैं बच्चों, 72 और 90, ठीक है। एक्सियल और इक्वेटोरियल को हम 90 बॉन्ड एंगल्स बोला जाता है, और इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल जो है इसको हम 72 बोलते हैं, 72। तो 2 टाइप के बॉन्ड एंगल्स आपके पास है, तो 72 और 90, ठीक है, 72। यू नो दैट इसका जो पॉइंट ग्रुप होता है बच्चों को, ट्रायंगल है ना, तो D5H पॉइंट, और जिस भी मॉलिक्यूल्स में हॉरिजॉन्टल प्लेन पोजेस करेंगे वो मॉलिक्यूल्स आपके प्लेनर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। प्लेनर को पहचानने का बेस्ट वे है कि आपके पॉइंट ग्रुप्स है ना, आपके पास जो मॉलिक्यूल है उसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन पोजेस कर रहा है, हॉरिजॉन्टल, तो उसको प्लेनर बोल दीजिए, ठीक है, बहुत ही सिंपल वे है, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ, ठीक है, जैसे स्टेरिक नंबर 8 जिसको बोला जाता है sp3d4 हाइब्रिडाइजेशन, यानी कॉल्ड स्टेरिक नंबर कितना है, 8 है, तो 8 के लिए 8 ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन होगा, एंड दैट कॉल्ड द स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक अरेंजमेंट।
स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक, और स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक में कौन कौन से ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन है, ठीक है। यहां पे कौन कौन से ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन है, एक s, देन px, py, pz। d में कौन से ऑर्बिटल्स हैं, तो d के अंदर आते हैं dz स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dxy। तो इसको मैंने कैसे पहचाना, देखो आपको याद रखने के लिए, ये किससे बना है भाई, से 6 से आया ना, ये आपका 6 था ऑक्टाहेड्रल, तो sp3d2 था, और d2 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन थी, ये जो d2 हम ले रहे हैं वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर है ना, ये तो आप सभी लोग जानते हैं ना कि जो sp3d2 है इसमें dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ऑर्बिटल यूज होते हैं इन द ऑक्टाहेड्रल। तो अब ऑक्टाहेड्रल को अगर मुझे पेंटागोनल बनाना है तो यहां x और y एक्सिस से लिगैंड को अप्रोच करना पड़ेगा, इसलिए x और y ऑर्बिटल्स का पार्टिसिपेशन हो जाता है इन दी पेंटागोनल बाइपिरामिडल्स, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। बताऊंगा अनु बताऊंगा, सब बताऊंगा, डोंट वेरी। अभी मैं आपको एंगल्स बता रहा हूं, बाद में कब ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर बनते हैं, कब आपको, है ना, ये तो बहुत इजी है एक्चुअली, पता नहीं आप लोग कैसे इसको कर रहे हो, है ना। स्क्वायर प्लेनर वो लोन स्पेयर और बॉन्ड स्पेयर की बेस पर हम देखते हैं ना बेटा, है ना। मैं बताऊंगा अभी, आपको कोई दिक्कत नहीं, उसका भी बताऊंगा, एक डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा समझ लो बस, है ना, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। अरे बेटा आर्या, हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे डोडेकाहेड्रल बना देंगे आप, है ना। इस वीएससी पीआरस में स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक तक की होता है, जो डोडेकाहेड्रल आप पढ़ते हो, क्यूबिक पढ़ते हो, ठीक है, या बाकी जो चीज़ें पढ़ते हो आप, वो जनरली कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ज़्यादा होती हैं, ठीक है। बट नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, वीएससी पीआर पढ़ रहे हैं, और वीएससी पीआरस में नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स को की शेप ज्योमेट्री को निकाला जाता है, तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको हायर वाले नहीं मिलते हैं, लोअर यानी 7 तक ही मिलता है, बट 8 में रेयरली आपको 8 मिल जाता है, जैसे जीनॉन F8 है, ठीक है, वो हमेशा स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक ही बनेगा, डोडेकाहेड्रल नहीं बनेगा। डोडेकाहेड्रल हम ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में VBT के अंदर बनाते हैं। यहाँ पे कहाँ पढ़ लिया आपने, पता नहीं, आप लोग पिछला पढ़ा हुआ भी याद नहीं करते हो, मुझे ऐसा लगता है ना, जो आपने इससे पहले पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, थोड़ा पिछला पढ़ा हुआ याद करके क्वेश्चंस भी पूछे, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है। तो यहां पे कौन कौन से ऑर्बिटल आ जाएगी, यहां इस समझ में आ गया आपका कि y dxy ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेट इन द पेंटागोनल, बिकॉज द एक्स्ट्रा जो लिगैंड्स आ रहा है वो कहां से आ रहा है, x और y एक्सिस की तरफ से आ रहा है। दैट्स वाई sp3d2 से d3 जो बन रहा है वो x और y वाला बन रहा है, बिकॉज द लिगैंड अप्रोच इन द xy एक्सिस, लिगैंड अप्रोच इन द xy एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक जो होते हैं, इनमें कितने टाइप के बॉन्ड एंगल्स होते हैं, ये पूछा जा सकता है आपको आपके एग्जामिनेशन में। तो स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक में यहाँ पे 2 टाइप्स है, तो यहाँ पे 3 टाइप के बॉन्ड एंगल्स होते हैं, 70.5, 99.6, 109, यानी ये टेट्राहेड्रल टाइप का एक बॉन्ड एंगल आपको देखने के लिए मिलेगा, है ना। पूछता है कि भाई टेट्राहेड्रल टाइप का बॉन्ड एंगल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। 99.6 बॉन्ड एंगल्स आपको मिलेगा, 70.5 बॉन्ड एंगल्स आपको मिलेगा, ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं जो हम छोड़ देते हैं ना, यहाँ तक हर इस एस्पिरेंट को पता होगा कि 70 और 290 का बॉन्ड एंगल मिलता है पेंटागोनल बाइपिरामिडल में, बट जब हम स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक में जाते हैं तो हमें पता नहीं रहता कि कितने टाइप के बॉन्ड एंगल्स होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द बॉन्ड एंगल्स प्रेजेंट इन दी स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक अरेंजमेंट, ठीक है। इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर 8 भी बोलते हैं बच्चों। इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन होता है, एक s है, फिर px, py, pz, ठीक है। अब d कौन है, ये अभी जो d ऑर्बिटल्स है ये कौन कौन से है, तो ध्यान में रखिएगा, ये जो d ऑर्बिटल्स है ये है dxy, dxz, dyz, एंड जो एक्सियल ऑर्बिटल्स आते हैं, इस एक्सियल ऑर्बिटल में dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन होता है, नॉट dz स्क्वायर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये बन गया आपकी टोटल sp3d4 अरेंजमेंट। तो ये भी पूछा जा रहा है कि भाई आप बना तो रहे हो, है ना, यहाँ पे TAF83 नेगेटिव आपको दिया है, ठीक है। इसकी जो ज्योमेट्री क्या आएगी, तो बोलेंगे हम स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक, क्योंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 और 3 8, और 8 बॉन्ड्स पेयर आ रहे हैं ना, तो
तो TA के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। 3 निगेटिव का मतलब है 3 एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, दैट मीन्स कितने हो जाएंगे भाई बताइए? 8 इलेक्ट्रॉन्स पेयर। और जब भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, 8 बॉन्ड्स पेयर 0 लोन्स पेयर, 8 बॉन्ड्स पेयर 0 लोन्स पेयर, कितने हैं? 8 बॉन्ड्स पेयर 0 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन बन गई आपकी sp3d4, ठीक, sp3d4। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पेयर आ रहे हैं, 8 बॉन्ड्स पेयर का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन्स पेयर। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पेयर की जो ऑर्बिटल्स रिक्वायरमेंट है वो कौन कौन सी होंगी बच्चों? जैसे s px py pz dxy dxz dyz यानी t2g वाले, और फिर eg में से हम dz dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर यूज करेंगे, नॉट dz स्क्वायर, नॉट dz स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक बनता कैसे है ना? ये भी एक क्वेश्चन है कि भाई किससे बनता है स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक, हम किससे बनाते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन होता है क्यूब से स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक, क्यूब से। कितना बॉन्ड एंगल हम यूज करते हैं? तो 45 बॉन्ड एंगल हम यूज करेंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। तो ये रोटेशन जो होता है 45 बॉन्ड एंगल्स का होता है, ठीक है, 45, ठीक है, 45 का बॉन्ड एंगल्स रोटेट करते हो तो दे फॉर्मेशन ऑफ द स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक। देखो ये जो है 109, 99, 72 है ना, तो ये 72 है, वही सेम है आपका। यहाँ पे आप मेटल रखोगे कोई भी, 72, 99 और 109, 109.5, ठीक, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ऐसा ही बन रहा है जो आप छोड़ रहे हो, है ना, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। आपको बोलेंगे नहीं कि भाई बताओ इसका बॉन्ड एंगल क्या है, ये नहीं बनेगा आपको। नॉर्मल वाले तो हर कोई बच्चा सॉल्व कर लेगा, ठीक है, कोई भी बच्चा इसको सॉल्व करेगा, PCl5 CH4 ऐसा, है ना। बट जब क्वेश्चंस बनेगा यहाँ से तो फिर मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रॉन्ग होने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है कि कौन से ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन है, कितने से एंगल रोटेशन करने पर स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक बन रहे हैं। तो क्यूबिक से अगर आपको स्क्वायर एंटीप्रिज्मेटिक बनाना है तो कितने से रोटेट करना होगा, ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ये छोटी सी पॉइंट था, ज़्यादा हैवी पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। तो नॉर्मल वाले चीज़ें आप कर रहे हो मुझे पता है, बट इसको बहुत अच्छे से आपको देख कर जाना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस, एक आध क्वेश्चन ऐसा डाल ही देगा आपको 4 मार्क्स के अंदर जो आपने कम पढ़ा हो या छोड़ दिया हो, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कौन पूछ रहा था भाई, है ना, किसने पूछा ना कि कब स्क्वायर प्लेनर बनता है, कभी, तो वो भी मैं एक बार बता देता हूँ। तो ये किस पर डिपेंड करता है बच्चों? शेप किस पर? मैंने बोला शेप डिपेंड्स ऑन, जो शेप होते हैं दे डिपेंड्स ऑन विदाउट लोन स्पेयर, है ना। लोन स्पेयर को हटा दोगे तो आपके शेप बनते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये ई इज द सेंट्रल एलिमेंट्स है और एक्स आपके सराउंडिंग एलिमेंट्स हैं, एक्स आपके सराउंडिंग एलिमेंट्स, ठीक है, ये आपके एक्स इस टाइप से है। इस मान के चलो कि इसका बॉन्ड एंगल मान के चलो आपको दिया गया है, ठीक है। थोड़ा मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के समझने के लिए। तो E इज द सेंट्रल एलिमेंट्स और X इज द सराउंडिंग एलिमेंट्स। तो यहाँ पे 4 बॉन्ड्स पेयर है, 4 बॉन्ड्स पेयर एंड 0 लोन्स पेयर, देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर इज द 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर, और 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी? sp3. If hybridization is the sp3, the geometry is the tetrahedral and the shape of molecule also tetrahedral because there is no lone pair of electron, there is no distortions are take place, ठीक है, no distortion. Similar, अब आपने क्या किया, इस बॉन्ड पेयर की जगह पे लोन पेयर को रख दिया, इस बॉन्ड पेयर की जगह पे आपने लोन पेयर को रख दिया है। तो 1 लोन पेयर एंड 1 लोन पेयर, एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड्स पेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 बॉन्ड्स पेयर एंड 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड्स पेयर 1 लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 + 1, है ना। तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू दी इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन्स पेयर, तो ये हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर। हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हो रही है, 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगी, एक sp3 टोटल 4, ठीक है।
and the geometry of this complex is the tetrahedral, but the shape is different. What is mean by the shape? Without lone pair, तो lone pair को जैसे ही आप छोड़ दोगे तो ये दिखेगा पैरामिड, इसलिए इसका नाम पड़ गया था ट्राइगोनल पैरामिडल। तो आपके मॉलिक्यूल में जब भी एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड्स पेयर आएंगे तो आप आंखें बंद कर कर क्या बोलोगे? ट्राइगोनल पैरामिडल, है ना। जब भी 3 बॉन्ड्स पेयर 1 लोन पेयर, ट्राइगोनल पैरामिडल अरेंजमेंट। ठीक है, क्लियर है? पॉइंट समझ में आ गया आपके? यहां से एक और लोन पेयर निकाल लिया ना, एक लोन बॉन्ड पेयर को हटा के एक लोन पेयर हमने लगा दिया, तो ये कैसे दिखेगा? यहां पे 2 लोन्स पेयर आ गई है और 2 बॉन्ड्स पेयर। तो ये द कॉन्सेप्ट इज 2 बॉन्ड्स पेयर, 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन्स पेयर है। तो 2 बॉन्ड्स पेयर एंड 2 लोन्स पेयर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर इज दी 4। हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट चेंज, है ना, sp3 है। ज्योमेट्री डज नॉट चेंज, टेट्राहेड्रल आर रिमेनिंग टेट्राहेड्रल, बट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी चेंज। शेप क्या आ जाएगा? विदाउट लोन पेयर आपको कैसे दिख रहा है? बेंट, है ना, वी शेप, बेंट शेप, तो हम इसको बोलेंगे बेंट और वी शेप, एंगुलर शेप, है ना, वी बेंट शेप, वी शेप, एंगुलर शेप। तो VSEPR के अंदर हम जो शेप देखते हैं दे डिपेंड ऑन द बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, है ना। विदाउट लोन पेयर जो होते हैं वो शेप होगी, एंड द विथ लोन पेयर इज द ज्योमेट्री, विथ लोन पेयर इज द ज्योमेट्री, है ना। बहुत इजी है ना, बहुत टफ नहीं है। तो जैसे फिर आपने पूछा था भाई स्क्वायर प्लेनर कब बनेगा, तो वो किससे बना होगा? ऑक्टाहेड्रल से, है ना। ये तो ऑक्टाहेड्रल है आपका, तो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर, है ना, यह 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो E is the central element और X is the surrounding element मान के चल रहे हैं हम ना। तो E central element X, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर यहाँ पे आ गए 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर, बिकॉज 6 बॉन्ड पेयर। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, sp3d2। ठीक है, आपने एक बॉन्ड पेयर को रिप्लेस कर दिया एक लोन पेयर के साथ, ठीक है, कोई भी ले सकते हो। इस बॉन्ड पेयर को लोन पेयर के साथ रिप्लेस कर दिया है, तो ये एक बन गया आपका 5 बॉन्ड्स पेयर एंड 1 लोन पेयर। एक लोन्स पेयर है और 5 बॉन्ड्स पेयर है, 5 बॉन्ड्स, 1 लोन पेयर एंड 5 बॉन्ड्स पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर फिर भी लिख रहा हूं मैं यहाँ पे आराम से, ठीक है। तो 5 बॉन्ड्स पेयर आ जाए मॉलिक्यूल में और एक लोन पेयर आ जाए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर तो 6 ही है। हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट चेंज, हाइब्रिडाइजेशन आर sp3d2 आर sp3d2। ज्योमेट्री डज नॉट चेंज, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल आर रिमेनिंग ऑक्टाहेड्रल, बट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी चेंज। लोन पेयर को छोड़ दोगे तो कैसे दिखेगा? स्क्वायर पैरामिडल। तो विदाउट लोन पेयर इज द शेप, है ना। तो विदाउट लोन पेयर इज द शेप। तो 5 बॉन्ड्स पेयर 1 लोन पेयर होंगे तो स्क्वायर पैरामिडल आपको बोलना है, ठीक है। चलिए, एक और बॉन्ड पेयर की जगह पे अगर आप लोन पेयर रखते हो तो ये कैसे दिखना शुरू हो जाएगा? 2 लोन्स पेयर एंड 2 लोन्स पेयर एंड 4 बॉन्ड्स पेयर, 2 लोन्स पेयर, 2 लोन्स पेयर और 4 बॉन्ड्स पेयर, है ना। हमने यहाँ पे क्यों रखा है इसको? बिकॉज रिपल्शन कम हो। हम इस लोन पेयर को तो कहीं पर भी रख सकते हो आप, क्योंकि ऑल आर 90 बॉन्ड एंगल्स, है ना। तो दोनों को हमने 180 इसलिए रखा है बिकॉज ऑफ लेस रिपल्शन, लेस रिपल्शन, ठीक है। तो 2 लोन्स पेयर यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं कि 2 लोन पेयर आपके मॉलिक्यूल्स में हो और 4 बॉन्ड्स पेयर आपके मॉलिक्यूल्स में हो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर इज दी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2 टोटल, है ना, 1 3 2 6। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3d2 आते हैं तो ज्योमेट्री ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल एंड द शेप कैसे आएगा? लोन पेयर को छोड़ दो, तो अगर लोन पेयर को आपने कंसीडर नहीं करोगे, विदाउट लोन पेयर इज दिस शेप, तो आपको स्क्वायर दिखेगा, यानी ये आ जाएगा स्क्वायर प्लेनर। तो इफ योर मॉलिक्यूल कंटेनिंग 2 लोन्स पेयर एंड 4 बॉन्ड्स पेयर, दैट कॉल्ड इज द स्क्वायर प्लेनर। तो ये ऐसे निकालना है आपको, है ना, शेप आपको ऐसे निकालना है, ठीक है। तो ज्योमेट्री कभी स्क्वायर प्लेनर नहीं हो सकती है VSEPR के अंदर, वो आप उधर पढ़ते हो UBT वगैरह में, जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आती है ना, वहाँ पे ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर पैरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड, है ना, वो ज़्यादातर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो। बट द VSEPR के अंदर जो होती है ये शेप, है ना, ज्योमेट्री तो यही रहेगी आपकी, ज्योमेट्री इज दी ऑक्टाहेड्रल, बट उसका शेप चेंज होते जा रहा है। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है ना, यहाँ पे भी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, यहाँ पे भी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, बट द शेप इज डिफरेंट, है ना। यहाँ पे शेप ऑक्टाहेड्रल आ रहा है बिकॉज देयर इज नो लोन पेयर। यहाँ पे लोन पेयर आ गई है तो शेप बन गया स्क्वायर पैरामिडल। यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गई, इसको लोन पेयर को छोड़ दो, शेप दिख गया आपको स्क्वायर प्लेन, है ना। लोन पेयर को कंसिडर नहीं करना है शेप में।
तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शेप। चलिए, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछिएगा। तो VSEPR applicable only for the non-transition element और स्पेशली फॉर दी P ब्लॉक, स्पेशली फॉर दी P ब्लॉक्स, है ना। तो अगर आपने ट्रांजिशन मेटल यूज कर लिया, ट्रांजिशन मेटल, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ट्रांजिशन मेटल के लिए हम VBT यूज करेंगे, ट्रांजिशन मेटल के लिए वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पेयर रिपल्शन नॉट यूज्ड, ठीक है। ज्योमेट्री पूछा तो स्क्वायर प्लेनर लिखना है, ठीक है। और है ना, ज्योमेट्री पूछा तो ऑक्टाहेड्रल लिखना है। अगर इस मॉलिक्यूल्स में, है ना, 2 लोन्स पेयर आ रही है और 4 बॉन्ड्स पेयर है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, बट शेप इज द स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। हाँ, ठीक है। चलिए, तो VSEPR में ध्यान में रखना कि आप स्टार्टिंग से जो कर रहे हैं ना, जहां पे लोन पेयर नहीं है वो ज्योमेट्री होती है, ठीक है। और जहां पे लोन पेयर आ गई तो हाँ, ज्योमेट्री विथ लोन पेयर इज ज्योमेट्री, विदाउट लोन पेयर इज द शेप, ये ध्यान में रखिए। जहां पे लोन पेयर आ जाती है वहां शेप भी आती है और ज्योमेट्री भी आएगी, ठीक है। और जहां लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री एंड शेप बोथ आर सेम, है ना। ज्योमेट्री भी वही होगी, शेप भी वही होगा। ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल, शेप भी टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल, शेप भी ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट लोन पेयर आ गई है आपके पास तो फिर ज्योमेट्री इज डिफरेंट एंड द शेप इज डिफरेंट हो जाएगी। ये क्लियरिटी मिल गई आप लोगों को, बताइए। हाँ, चलिए, यहां तक क्लियरिटी मिल गई है आप लोगों को। कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, और ठीक है। यहाँ तक क्लियर है मेरे बच्चों, आप बताइएगा। इसमें कोई डाउट है, कोई क्यूरीज है, कोई केमिकल लोचा है तो आप मुझे पूछिए। इसमें कोई डाउट नहीं है? अच्छा, बेन टूल सबको पता है? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर होता है बच्चों, दैट इज द बेन टूल, है ना। तो बेन टूल पढ़ने से पहले मैं बताऊंगा कि टेम्परेचर डिपेंडेंट मॉलिक्यूल और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट NMR मॉलिक्यूल्स, ऐसा लिखता हूं मैं ज़्यादा, NMR मॉलिक्यूल्स, है ना, मॉलिक्यूल्स साइड में यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो कौन से मॉलिक्यूल टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गए NMR के अंदर, कौन से मॉलिक्यूल टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गए NMR के अंदर। ठीक है सर, कभी भी विदाउट लोन पेयर भी स्क्वायर प्लेनर होता है। अरे बेटा, यहाँ पे नहीं आएगा ना बेटा, वो कोऑर्डिनेशन में पढ़ोगे ना आप, यहाँ क्यों पढ़ोगे। यहाँ तो बोल दिया कि VSEPR के अंदर 2 लोन्स पेयर 4 बॉन्ड पेयर को ही स्क्वायर प्लेनर बोलना है, ठीक है। अरे ये नहीं है बेटा, वो आप कॉपर NH3/4 की बात कर रहे हो या फिर कॉपर Cl4 की बात कर रहे हो। कोऑर्डिनेशन को VSE केमिकल बॉन्डिंग में क्यों लाते हो पता नहीं। मैंने बोला कि आपको सोचना है, बट आपको इतना भी एक्स्ट्रा नहीं सोचना है कि आप टॉपिक ही चेंज कर दो पूरा। क्वेश्चन मेकिंग आपको करनी है, अपने आप को एडवांस बनाना है, बट इतना भी एडवांस मत बनाओ कि टॉपिक ही स्विच कर दो एकदम, है ना। केमिकल बॉन्डिंग स्विच करके डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। तो यहाँ नहीं होगा बच्चा, यहाँ पे जब भी 2 लोन्स पेयर 4 बॉन्ड्स पेयर आ रहे हैं स्क्वायर प्लेनर बोलना ही बोलना है उसको, ठीक है। वन लोन पेयर 5 बॉन्ड्स पेयर आ रहा है स्क्वायर पिरामिडल बोलना ही बोलना है उसको, ठीक है।
2 लोन्स पेयर 2 बॉन्ड्स पेयर आ रहा है, बेंट बोलूँगी बोलेगी इसको, है ना। 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड्स पेयर आ रहा है तो पिरामिडल बोलना ही बोलना है। तो ये दैट इज द कंडीशन है ये। चलिए अब आता है टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एनएमआर मॉलिक्यूल्स। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये हम जो पढ़ने वाले अभी बेंट रूल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ठीक है। चलिए आराम से बताइए। हाँ अब देखिए, SF6 आपको दिया गया है, आपको बताना है कि SF6 टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। SF6 आपके टेम्परेचर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ठीक है। BF4 निगेटिव टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। CF4 टेम्परेचर डिपेंडेंट है या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एनएमआर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। आराम से बताइएगा, टेक योर टाइम। वेरी नाइस वेरी नाइस। क्यों? क्योंकि दिस इज द आइडेंटिकल और आइडियल, है ना। ये सब आपके आइडियल है, इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो ये मॉलिक्यूल्स आइडियल है। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे फिर भी 1F19 NMR सिग्नल आपको मिलेगा, और टेम्परेचर कम भी करोगे तो भी 1F19 NMR मिलने वाला है। तो इसको टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ेगा NMR के अंदर, है ना। मैंने NMR लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है। BF4 है, ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स है, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। टेम्परेचर बढ़ाने से भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा और टेम्परेचर कम करने से भी इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। CF4 मॉलिक्यूल्स है, टेट्राहेड्रल और आइडेंटिकल है, और आइडेंटिकल टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये दिस आइडियल है ना, आइडियल, तो ये इंडिपेंडेंट हो गए। तो दिस ऑल मॉलिक्यूल्स आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो कौन से मॉलिक्यूल टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं? आइडियल ज्योमेट्रीज, आइडियल ज्योमेट्रीज, जो भी आइडियल ज्योमेट्रीज होती है जिनमें डिस्टॉर्शन नहीं है, यानी ऑल बॉन्ड एंगल एंड द बॉन्ड लेंथ सेम है, उसे हम आइडियल बोलते हैं। और आइडियल ज्योमेट्रीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। हाँ जी। बट जो आइडियल नहीं होते हैं, जस्ट लाइक, है ना, जस्ट लाइक PCl5, तो इसमें एक्सियल बॉन्ड लेंथ अलग है, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ अलग है, दिस इज नॉट आइडियल, है ना, ठीक है। ClF3, दिस इज नॉट ए आइडियल। SF4, दिस इज नॉट ए आइडियल, क्योंकि यहाँ पे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द बॉन्ड लेंथ विल बी प्रेजेंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द बॉन्ड एंगल विल बी प्रेजेंट, राइट। तो ये हो गए आपके सम डिस्टॉर्टेड, है ना, एकदम डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड ना बोल के उसको हम नॉन आइडियल बोलो बेटरली, है ना, डेट। तो यहाँ पे पेंटागोनल TBP, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज डिफरेंट, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ इज डिफरेंट, एक्सियल बॉन्ड एंगल इज डिफरेंट, है ना, क्योंकि इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 90 आ रहा है, और ये जो बॉन्ड एंगल है वो 120 है, 120 आ रहा है, ठीक है। ClF3 इज द टी शेप, है ना, टी शेप मॉलिक्यूल्स है, टी शेप मॉलिक्यूल्स है, टी शेप मॉलिक्यूल्स है। तो ये लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन्स पेयर एंड 3 बॉन्ड्स पेयर। तो मैं इसको ऐसे ही अरेंज क्यों कर रहा हूँ? द डिपेंड ऑन द बेंट रूल, है ना। बेंट रूल ने बताया कि लोन पेयर को कहाँ रखना है और बॉन्ड्स पेयर को कहाँ रखना है, ठीक है। ऐसे हम दिल से अरेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सल्फर है, सल्फर के पास 1 लोन्स पेयर है और 4 बॉन्ड्स पेयर है, 4 बॉन्ड्स पेयर। तो दिस इज सीसॉ शेप, सीसॉ शेप। तो ये सारे मॉलिक्यूल टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गए, है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये सब आपके क्या हो गए? टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर बढ़ाओगे नॉन रिजिड हो जाएंगे, टेम्परेचर कम करोगे रिजिड हो जाएंगे। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये बात क्लियर हो गई आपकी?
हाउ टू आइडेंटिफाई द टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एनएमआर मॉलिक्यूल्स। तो ध्यान में रखिएगा, तो जो आइडेंटिकल और आइडियल ज्योमेट्रीज होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, और जो नॉन आइडियल ज्योमेट्रीज होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। उनको फर्क पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने और कम करने से, चेंज होगी, रिजिड और नॉन रिजिड फॉर्म के अंदर जाएंगे, है ना। रिजिड भी हो सकती है, नॉन रिजिड भी हो सकती है, कम करने पर रिजिड हो जाएगी, बढ़ाने पर नॉन रिजिड हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो इसी से हमने थोड़ा सा समझा कि बेंट रूल को, क्योंकि बेंट रूल में होता है बेरी-सोटो रोटेशन। बेंट रूल के अंदर कौन सा रोटेशन होता है बच्चों? बेरी-सोटो रोटेशन होता है। ठीक है, तो बेंट रूल से हमें पता चलता है ना बेरी-सोटो रोटेशन के बारे में। तो बेंट रूल ऑप्लीकेबल फॉर, बेंट रूल जो है ये ऑप्लीकेबल है टीबीपी मॉलिक्यूल्स के लिए। अगर आपका मॉलिक्यूल टीबीपी है ना, ज्योमेट्री है ना, नॉट शेप, इफ ज्योमेट्री इज द टीबीपी, है ना, इसकी कंडीशन है कि कब हम बेंट रूल यूज करेंगे। तो इफ ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाय पैरामेडल, अगर आपकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पैरामेडल है, एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, तो बेंट रूल को फॉलो करना है, तो बेंट रूल को फॉलो करना है। ठीक है, बेंट रूल को फॉलो करना है। तो इफ ज्योमेट्री इज द टीबीपी एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, तो हम यूज करेंगे बेंट रूल, है ना। एंड बेंट रूल ऑप्लीकेबल फॉर टीबीपी मॉलिक्यूल्स, तो बेंट रूल है, बेंट रूल applicable for trigonal bipyramidal geometries। अगर आपकी ज्योमेट्री टीबीपी आती है, तो ज्योमेट्री है ना, तो समझ जाइएगा वहां पे बेंट रूल लगाना है, बेंट रूल लगाना है। ठीक है, चलिए, बेंट रूल की कंडीशन में बोला कि अकॉर्डिंग टू बेंट रूल in TBP molecules in trigonal bipyramidal molecules, more electronegative group present in the axial position, more electronegative elements or elements and group जो है वो axial positions पे होगी। कौन सी पोजीशंस पे रखना है इसको? एक्सियल पोजीशन। ठीक, एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और लार्जर साइज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब लार्जर साइज होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब स्मॉलर साइज। ठीक है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड ग्रुप्स जो होंगे वो कहां पे होंगे बच्चों? इक्विटोरियल पोजीशन, तो उसे हम इक्विटोरियल पोजीशंस पे रखोगे। ये पहली कंडीशन बोली है किसने? बेंट रूल ने, बेंट रूल ने। ठीक है, पहली कंडीशन कि आपको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को एक्सियल पे रखो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को इक्विटोरियल पे रखो। ठीक है, सेकंड बोला है कि स्मॉलर लार्जर साइज ग्रुप्स एंड लोन पेयर एंड बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स पेयर present in the equatorial position, larger size and lone pair and pi bonds present in equatorial position, चाहे आपके लार्जर साइज एलिमेंट हो या लोन पेयर हो या पाई बॉन्ड्स हो, इसको हमेशा आप इक्विटोरियल पे रखोगे। इक्विटोरियल पे आप इसको रखना है, इक्विटोरियल पे रखना है ना, ये रूल्स है, उसके रूल्स है। ठीक है, क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि हमें पता है कि जो लोन पेयर का रिपल्शन है, आपने जरूर पढ़ा होगा कि लोन पेयर का रिपल्शन हमेशा ग्रेटर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? और बॉन्ड पेयर से। क्यों ये हम कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं? द कंसेप्ट ऑफ द रिपल्शन, क्योंकि हम लोन पेयर को वहीं रखेंगे जहां पे लेस रिपल्शन हो, पाई बॉन्ड्स को हम वहीं पर रख सकते हैं जहां पे लेस रिपल्शन हो। दिल से थोड़ी अरेंज करेंगे, कहीं पर उठा के रख दिया है ना,
तो ज़्यादा लेस रिपल्शन। वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड्स है तो उसका रिपल्शन ज़्यादा होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन और सिंगल बॉन्ड रिपल्शन से, सिंगल बॉन्ड रिपल्शन से। ठीक है, तो ये रिपल्शन कॉन्सेप्ट के बेस पर आपका अरेंज हुआ है बेंट रूल, बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर द टीबीपी मॉलिक्यूल, है ना। आप ऑक्टाहेड्रल में मत अप्लाई कर देना इसको, या टेट्राहेड्रल में मत अप्लाई कर देना। दैट इज स्पेशली यूज फॉर दी टीबीपी ज्योमेट्रीज sp3d, है ना। तो sp3d अगर आता है तो ही आप ये अप्लाई करोगे, ठीक है, अप्लाई करोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है PCl3F2, ठीक है, यहाँ पे वापस से वो ले लेता हूँ मैं ClF3, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सेलेनियम F4, तो phosphorus that containing how many valence electrons? 5 valence electrons, and this all 5 electrons are participate in the formation of covalent bonds. तो 2 chlorine, 3 chlorine and 2 fluorine. तो टोटल कोवलेंट बॉन्ड्स आपके आ रहे हैं 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स पेयर, 5 बॉन्ड्स पेयर, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा। तो आपके पास जो बॉन्ड्स पेयर आ गए हैं 5 बॉन्ड्स पेयर एंड 0 लोन्स पेयर, 5 बॉन्ड्स पेयर एंड 0 लोन पेयर। 5 बॉन्ड्स पेयर और 0 लोन्स पेयर अगर होते हैं तो टोटल कितना आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन्स पेयर। और इफ 5 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हाइब्रिडाइजेशन इज एक sp3 और एक d। जैसे ही आपने देखा कि sp3d है, ज्योमेट्री क्या बन जाएंगी tbp, तो आप डायरेक्टली यूज करोगे बेंट रूल को। तो बेंट रूल कहता है कि बेंट रूल क्या कहता है आपसे कि बेंट रूल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स always present in the axial position and larger size or less electronegative group present in the equatorial position. तो this is a correct structure of PCl3F2। PCl3F2 का जो करेक्ट स्ट्रक्चर है वो ये है। Cl को आप एक्सियल पे नहीं रख सकते हैं, Cl को आपको इक्वेटोरियल पे रखना पड़ेगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट इन द एक्सियल पोजिशन एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स एंड एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द इक्वेटोरियल पोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ बेंट रूल, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए क्लोरीन दैट कंटेनिंग हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 4 5 6 7। सराउंडिंग फ्लोरीन इज दी 3, तो 3 कोवलेंट बॉन्ड्स। कितने कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं? 3 कोवलेंट। एंड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन एक्ट एज ए लोन पेयर, 1 लोन पेयर एंड 2 लोन्स पेयर। तो दिस मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 बॉन्ड्स पेयर एंड 2 लोन्स पेयर। तो हाउ मेनी बॉन्ड्स पेयर? 3 बॉन्ड्स पेयर। How many lones pair? 2 lone pair. So total electrons pair is the 3 plus 2 is the 5. And 5 electrons pair hybridization is sp3d. If hybridization is sp3d and geometry is the tbp, geometry बोल रहा हूँ, शेप तो लगाएगा इसका, है ना, geometry की बात होगी, तो हम यूज करेंगे बेंट रूल। फिर क्या अप्लाई करोगे? बेंट रूल। बेंट रूल क्या कहता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को आप कहाँ रखोगे? द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इज ऑलवेज इन द एक्सियल पोजिशन, लोन पेयर इज प्रेजेंट इन द इक्वेटोरियल पोजीशन। तो लोन पेयर को आप इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखोगे, बचा हुआ ग्रुप जो है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा, लिख दीजिए। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द टी शेप। हम टी शेप क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज 2 लोन्स पेयर एंड 3 बॉन्ड्स पेयर, 2 लोन्स पेयर एंड 3 बॉन्ड्स पेयर, विदाउट लोन पेयर इज द टी शेप। तो शेप इज द टी बट ज्योमेट्री इज द टीबीपी, ज्योमेट्री। हाँ जी, यहाँ पे देखिए सेलेनियम दैट कंटेनिंग हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड 4 बॉन्ड्स पेयर एंड 1 लोन पेयर। तो 4 बॉन्ड्स पेयर है, 4 कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं आपके शेयरिंग से, और एक लोन पेयर है। तो हो गया आपका 4 बॉन्ड्स पेयर एंड 1 लोन पेयर। 4 बॉन्ड्स पेयर और 1 लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर इज दी 5। 4 + 1 5, और 5 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी? एक sp3 और एक d, sp3d। इफ हाइब्रिडाइजेशन इज द sp3d, ज्योमेट्री इज द tbp, यानी फिर वापस से हमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा? बेंट रूल। बेंट रूल, और बेंट रूल क्या कहता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को एक्सियल पे रखो, लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे रखो। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को पहले आप एक्सियल पे रख दीजिए, लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे रख दिया, और बाकी के जो है उस पोजीशन पे आप अपने फ्लोरीन, रिमेनिंग फ्लोरीन को रख दीजिए। तो ये कैसे दिख रहा है आपको? दैट इज जस्ट लाइक सी सॉ शेप, है ना, शेप। तो इसका सी सॉ शेप, क्योंकि अरेंजमेंट सही रहेंगी तो आपकी शेप भी सही दिखेंगी, और अरेंजमेंट रॉन्ग है तो शेप भी गलत। अरेंजमेंट गलत, F19 NMR है ना। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द बेंट रूल? NMR के अंदर यूज किया जाता है इसका, है ना, NMR।
कि भाई NMR अगर आपने स्ट्रक्चर सही बनाया तो आपके F19 NMR सही निकलेंगे। तो कितने NMR सिग्नल मिल रहे हैं? दोनों फ्लोरीन सेम एनवायरनमेंट में है तो एक सिग्नल आपको मिल रहा है, एक सिग्नल आपको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो टाइप के फ्लोरीन है, एक्सियल और इक्वेटोरियल, यानी यहाँ पे F19 NMR सिग्नल अगर आपको पूछा F19 NMR सिग्नल तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू सिग्नल्स आपको मिलेंगे, वन एक्सियल अदर इज इक्वेटोरियल। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर आप सारे फ्लोरीन को इक्वेटोरियल पर रखते थे तो रॉन्ग हो जाता। तो बेन टूल बता रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस टीबीपी मॉलिक्यूल्स एंड टीबीपी ज्योमेट्रीज। ठीक है, यहाँ पे देखो दो टाइप के फ्लोरीन है, एक्सियल फ्लोरीन और इक्वेटोरियल फ्लोरीन ना, इक्वेटोरियल फ्लोरीन और एक्सियल फ्लोरीन। तो F19 NMR सिग्नल इज 2, F19 NMR सिग्नल्स आपको कितने मिल जाएंगे? 2 मिल जाएंगे। तो अगर बेन टूल सही है तो NMR सही, NMR सही, और NMR सही तो इसका स्पेक्ट्रम सही आएगा, स्पेक्ट्रम सही होगा तो आगे की बहुत सारी चीजें रिजेंबल करेगी इसमें। चलिए ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। तो बेन टूल एप्लीकेबल फॉर दिस बेन टूल इज एप्लीकेबल फॉर टीबीपी मॉलिक्यूल एंड टीबीपी ज्योमेट्रीज। एनी क्वेश्चन? इफ एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क मी। अगर किसी को थोड़ा डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं ना। रेफरेंस बुक भी देख लेते हैं कि आपके रेफरेंस बुक्स में किस टाइप से दिया है। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस बुक्स है ना, क्वेश्चंस बनेंगे तो रेफरेंस बुक से ही बनते हैं, इसलिए हम ज़्यादातर ट्राई भी कर रहे हैं कि जो मैं स्क्रीनशॉट्स आपके लेकर आऊँगा वो रेफरेंस बुक के ही लेकर आऊँगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे तो वहीं से ही। ठीक है, ठीक है, टी शेप आ जाएगा ना बेटा, टी शेप। लोन पेयर को छोड़ दो, है ना। व्हाट इज मीन बाय दिस शेप? अनु, शेप का मतलब होता है विदाउट लोन पेयर। लोन पेयर को छोड़ दो, तो लोन पेयर को आपने छोड़ दिया तो आपको कैसे दिख रहा है? टी शेप दिख रहा है। लोन पेयर को आपने छोड़ दिया तो कैसे दिख रहा है? सी सॉ शेप दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तो है ही नहीं तो ये टीबीपी आर रिमेनिंग टीबीपी रहेगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो विदाउट लोन पेयर इज द शेप। लोन पेयर को छोड़कर जो भी दिख रहा है वो आपका शेप है। लोन पेयर को छोड़कर आपका जो भी दिख रहा है वो शेप है, समझ लीजिए। ठीक है, तो जब भी आपके मॉलिक्यूल्स में 3 बॉन्ड्स पेयर 2 लोन्स पेयर आएंगे तो टी शेप बोलना है। 1 लोन पेयर 4 बॉन्ड्स पेयर आएंगे तो सी सॉ शेप बोलना है, सी सॉ शेप। ठीक है, चलिए बताइए। हाँ, इसका तो कोई शेप ही नहीं हुआ क्योंकि लोन पेयर नहीं, लोन पेयर रहता तो शेप बात होती है ना, लोन पेयर ही नहीं तो शेप कहाँ से बताओगे आप? तो कंसेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा। आप क्वेश्चन को ध्यान में, मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार, विदाउट लोन पेयर इज द शेप। अब इसको लोन पेयर है ही नहीं तो शेप इसका यही है, इसका मतलब टीबीपी। हाँ, तो आप अपने मैंने जो बोल रहा हूँ उसको याद नहीं रख रहे हो, आप क्या कर रहे हो? याद कर रहे हो। याद मत करो, मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट। शेप इज विदाउट लोन पेयर, है ना, या ओनली बॉन्ड्स पेयर, है ना। ओनली बॉन्ड्स पेयर आपको कैसे दिख रहा है? टी दिख रहा है। ओनली बॉन्ड आपको कैसे दिख रहा है? सी सॉ दिख रहे हैं। तो ओनली बॉन्ड पेयर बोलो या विदाउट लोन पेयर बोलो शेप के लिए, इसमें क्यों कंफ्यूज होना है? ठीक है, चलिए क्लियर है? क्लियर है तो हार्ड राइज करके बता दीजिए, आगे चलेंगे फिर। देखिए है ना, यहाँ पे ये देखिए, ये कौन सा मॉलिक्यूल है बच्चों? इसमें लोन पेयर नहीं है तो सारे मॉलिक्यूल टीबीपी है, बट असिमेट्रिकल टीबीपी मॉलिक्यूल। असिमेट्रिकल मींस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द आइटम्स आर प्रेजेंट, क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है। तो देखो यहाँ पे है ना, तो आपने क्या किया है ना, आपका अगर PF5 था, PF5, और PF5 में से आपने एक फ्लोरीन को निकाल के क्लोरीन को ऐड कर रहे होगे तो कहाँ पे ऐड करोगे? कहाँ पे ऐड करोगे भाई? इक्विटोरियल पे ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और लार्जर साइज है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लार्जर साइज प्रेजेंट इन द इक्विटोरियल पोजीशन अकॉर्डिंग टू द बेंट रूल। ठीक है, दूसरा क्लोरीन भी आ रहा है आपका, है ना, दूसरा क्लोरीन भी जो आ रहा है वो भी कहाँ पे आएगा, है ना, क्योंकि देखो मैं स्टार्टिंग बना देता हूँ। स्टार्टिंग जो हम देख रहे हैं वो कहाँ से है?
यहाँ से। तो आपने एक फ्लोरीन को निकाला, उसकी जगह पे क्लोरीन रखा, क्यों? क्योंकि ये लार्जर साइज है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दूसरा क्लोरीन भी जो आ रहा है वो इक्वेटोरियल के ऊपर ही आ रहा है, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लार्जर साइज। तीसरा क्लोरीन भी जो आ रहा है वो इक्वेटोरियल के ऊपर आ रहा है, क्योंकि ये लार्जर साइज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये किसने बताया है? दैट डिपेंड्स ऑन दी बेंट रूल। बेंट रूल कह रहा है कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और लार्जर साइज है वो हमेशा इक्वेटोरियल पे आएगी, क्योंकि यहाँ रिपल्शन कम है, क्योंकि इनका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, ठीक है। और एक्सेल इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल कम होता है, इसलिए हम इसको एक्सेल पे नहीं रख रहे हैं, ठीक है। तो रिपल्शन कॉन्सेप्ट की बेस पर हम इसको रख रहे हैं। और इससे हमें पता चलता है बच्चों, है ना, कि भैया आपको दे देगा कि बताओ PF4Cl में कितने F19 NMR सिग्नल्स है, बताओ PF3Cl2 के अंदर कितने F19 NMR सिग्नल्स है, ठीक है। PF2Cl3 के अंदर कितने F19 NMR सिग्नल्स है। और ये जब ही पता चलेगा जब करेक्ट अरेंजमेंट हम करेंगे। अगर आपने अपने दिल से अरेंज कर दे कि सारे फ्लोरीन को मैं इक्वेटोरियल पर रखता हूँ, क्लोरीन को मैं एक्सियल पर रख देता हूँ, तो रॉन्ग हो जाएगा। ये है ना, दिल की नहीं सुननी है यहाँ पे, है ना, दिल तो बच्चा है जी, है ना। अगर दिल की सुन लिए तो फिर धोखा मिलेगा, है ना। समझ में आ रहा है? दिमाग की सुनना है कि कंसेप्ट क्या कहता है आपसे। कंसेप्ट क्या कह रहा है? बेंट रूल अप्लाई करो, बेंट रूल अप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ पे 2F19 NMR सिग्नल है ना, आप निकालोगे तो यहाँ पे हम बोलेंगे इसमें कितने F19 NMR सिग्नल है? 2। इसमें कितने F19 NMR सिग्नल्स हैं? हम बोलेंगे 2F19। हाउ मेनी F19? 2F19, है ना, एक्सियल और इक्वेटोरियल। यहाँ पे कितने आ रहे हैं? ओनली 1। तो बेंट रूल बता रहा है कि भाई सिग्नल्स को सही से कैसे बताया जाएगा, जब करेक्ट अरेंजमेंट होगी, करेक्ट अरेंजमेंट होगी। हाँ जी, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए यहां पे भी देख पा रहे हो, यहां पे भी किससे बना है? PF5। कौन सा ग्रुप ऐड कर रहे हो आप? ठीक है, CH3। तो CH3 इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और लार्जर साइज है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लार्जर इन साइज, है ना, लार्जर साइज। दैट्स व्हाई दे प्रेजेंट इन द इक्वेटोरियल पोजीशंस, नॉट द एक्सियल पोजीशंस। तो आप इसको कहाँ रखोगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखोगे, इक्वेटोरियल पोजीशंस पे। सेकंड जो ग्रुप्स आएगा वो भी कहाँ पे जाएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर। थर्ड जो ग्रुप आएगा वो भी कहाँ पे जाएगा? इक्वेटोरियल। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड लार्जर साइज जनरली प्रेजेंट इन दी इक्वेटोरियल पोजीशंस। जो लार्जर साइज होंगे जनरली लार्जर साइज इक्वेटोरियल के ऊपर होंगे। यही रूल ने आपको बोला है कि जो लार्जर साइज होंगे उसको हमें इक्वेटोरियल पे रखना है, क्योंकि रिपल्शन कम होगा लार्जर साइज। ठीक। अब जैसे जैसे आप सब्स्टिट्यूशन बढ़ा रहे हो ना, वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ है ना, यहाँ पे अगर यहाँ पे उसकी 158 आती है बच्चों, इसकी बॉन्ड लेंथ एक्सियल की बॉन्ड लेंथ अप्रोक्सीमेट 158 पिकोमीटर के आसपास आती है। जैसे आपने सब्स्टिट्यूशन करे 161, सेकंड सब्स्टिट्यूशन का 164, थर्ड सब्स्टिट्यूशन का 168, तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन द एक्सियल बॉन्ड लेंथ विल बी इंक्रीजेस, है ना। तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, ये भी ध्यान में रखिएगा, पूछ लेता है भाई सब्स्टिट्यूशन करने पर क्या चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे 158 थी पिकोमीटर्स, तो ये सॉरी यहाँ 158 है, तो इससे कम कर लेना इसको थोड़ा सा, है ना, ये मैं थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट ले रहा हूँ मैं, है ना। तो ये 157 ले लेना है। फिर अगर इसको मैंने यहाँ पे 158 ले लिया, आप थोड़ा कम कर लो इसको, एग्जैक्टली वैल्यूज़ आपकी नहीं आएंगी, ठीक है। तो 157 कर लो या 6 कर लो, ठीक है। तो ये 158, फिर जैसे सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं 159, एक और सब्स्टिट्यूशन कर 160, तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। एक्सियल बॉन्ड लेंथ, ये भी आपको पूछ सकता है कि भाई सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो क्या क्या चेंजेस हुआ है,
कौन सी बॉन्ड लेंथ बढ़ी है, तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ विल बी इंक्रीजेस। इक्वेटोरियल भी बढ़ रही है ना, यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, ये 158 है फ्लोरीन के अंदर है ना, तो 154 यहाँ पे, 154 यहाँ पे, बट क्लोरीन 200 आएगा। क्लोरीन का हमें नहीं देखना है, हमें तो ये पूछेगा ज़्यादातर एग्जामिनर क्या करता है ना, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट बॉन्ड है उनके बारे में पूछता है, जो बन रहा है उसके बारे में नहीं पूछेगा, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो एक्सियल पूछेगा कि एक्सियल की बॉन्ड लेंथ बढ़ेंगी या कम होगी आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीज और डिक्रीजेस, नोट कर लीजिए इसको। तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। यहां तक क्लियर है सभी का? ये क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक ये बना नहीं है आपके एग्जामिनेशन में, बट क्वेश्चन बनने के चांसेस भी है। नॉर्मल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको बन चुके हैं बेंट रूल पे। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को आप कहाँ पे रखोगे, ऐसा पूछा है आपको ऑलरेडी टीबीपी के अंदर। एक्सियल पे रखोगे, इक्विटोरियल पे रखोगे, किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं बेंट रूल, ये भी पूछा है। तो जनरली एप्लीकेबल फॉर दी टीबीपी मॉलिक्यूल्स। अब इससे हमें देखो क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको आगे रिलेशन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के अंदर एक कोरिलेशन आना शुरू हो जाए। मैंने कहा कि टीबीपी मॉलिक्यूल टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, यस और नो? टीबीपी मॉलिक्यूल टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टीबीपी मॉलिक्यूल टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो जैसे ही मैं इसको रूम टेम्परेचर या अबव रूम टेम्परेचर लेकर जाऊँगा तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, फ्लक्सेशनल बिहेवियर शो करेगा। फ्लक्सेशनल बिहेवियर, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन से फर्क नहीं पड़ेगा क्या? ये तो बड़ा गलत क्वेश्चन पूछ लिया है ना। गुड़िया पूछती है कि सर इक्वेटोरियल का सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो एक्सियल को क्यों फर्क पड़ रहा है? तो फर्क तो पड़ेगा ना, है ना। क्यों नहीं पड़ेगा फर्क भाई, आप बताओ? क्योंकि आप यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव निकाल कर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को लगा रहे हो, है ना। अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से हटाकर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा रहे हो तो इसका इंट्रैक्शन कम होते जाएगा, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाएगी, है ना, ये एक दूसरे को खींचेंगे, ठीक है। क्योंकि ये डोनेटिंग ग्रुप है और डोनेटिंग ग्रुप इसको रीच बना रहा है, तो अब ये नहीं खींचेगा, फॉस्फोरस नहीं खींचेगा, तो ये लेंथ बढ़ती जाएगी आपकी। क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप है दिस इज द डोनेटिंग ग्रुप, CH3 ग्रुप इज डोनेटिंग ग्रुप्स, ठीक है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ऐसा भी बोल सकते हैं कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हो रही है। इफ फॉस्फोरस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज तो ये जो उसके साथ अटैच है उनको तो फर्क पड़ेगा ना, है ना। आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आप भागोगे डायरेक्ट मॉल के अंदर अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने के लिए, है ना। मान के चलो 1 आध लाख रुपए आ गए एकदम से आपके अकाउंट में, आपको पता चला कि 1000 ऐसे लिखा हुआ दिख रहा है, अरे बहुत पैसे आ गए, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेंसिटी बढ़ गई आपकी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो डायरेक्ट आप कहाँ भागोगे? आईफोन लेने, मोबाइल लेने या फिर कपड़े खरीदने। डेंसिटी बढ़ गई है तो फ़र्क पड़ेगा, है ना। हाँ जी, बिल्कुल पड़ेगा। पेंटागोनल में अप्लाई करते हैं बट वहाँ पे रूल्स अलग हो गए, यानी कहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव लगानी है कपूरी वो अलग हो जाएगा, है ना। पेंटागोनल में भी अप्लाई करोगे आप, बट वो कंसेप्ट थोड़ा अलग है, इसलिए मैं वहाँ उसके लिए पेंटागोनल के लिए पेंटागोनल का बताऊंगा, है ना। पेंटागोनल और टीबीपी में अपोजिट कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप अलग जगह पे रखते हो, है ना, लोन पेयर को अलग जगह पे रखते हो, क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड एंगल अलग अलग है, ठीक है। ठीक है जी, हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब मैंने कहा कि टीबीपी मॉलिक्यूल टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना। टेम्परेचर टीबीपी मॉलिक्यूल जो होते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मॉलिक्यूल, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है बच्चों। तो टेम्परेचर ये क्या करते हैं, बिलो रूम टेम्परेचर पे रिजिड हो जाते हैं। बिलो रूम टेम्परेचर पे अगर इसको रखते हो आप तो ये बन जाता है रिजिड, और रूम टेम्परेचर के ऊपर 298 केल्विन्स, है ना, 298 केल्विन्स, इसको बोलते हैं रूम टेम्परेचर, 298 केल्विन्स एंड अबव रूम टेम्परेचर, तो ये मॉलिक्यूल बन जाते हैं नॉन रिजिड। नॉन रिजिड का मतलब है फ्लक्सेशनल करना, है ना, फ्लक्सेशन करना। तो टीबीपी मॉलिक्यूल रिजिड फॉर्म में कब होते हैं? टीबीपी मॉलिक्यूल
रिजिड फॉर्म में बिलो रूम टेम्परेचर पे होते हैं ना, बिलो रूम टेम्परेचर यानी इससे कम कर लो, मान के चलो 178 कैलविन आपको दिया है, तो आप बोलेंगे क्या मॉलिक्यूल रिजिड है या नॉन रिजिड, हम बोलेंगे रिजिड हो जाएगा। अगर आपको 298 कैलविन दिया गया है मान के चलो आपके मॉलिक्यूल के साथ, तो सब बोलेंगे फ्लक्सेशनल बिहेवियर है, फ्लक्सेशनल बिहेवियर। ठीक है, चलिए क्लियर है कि नहीं, ये बात समझ में आई आप लोगों के? हाँ, तो अगर बात आ गई तो बेरी सुडो रोटेशन की, तो जो बेरी सुडो रोटेशन होती है बच्चों, वो रूम टेम्परेचर और अबाव रूम टेम्परेचर पे होता है ना, जो आप पढ़ते भी होगे इसके बारे में, बेरी सुडो रोटेशन, बेरी सुडो रोटेशन है ना। बिलो रूम टेम्परेचर पे बेरी सुडो रोटेशन नहीं हो सकता है, रूम टेम्परेचर है ना, अबव रूम टेम्परेचर पे ही बेरी सुडो रोटेशन होगा, यानी कन्वर्जन ऑफ एक्सियल और इक्वेटोरियल है ना, कन्वर्जन ऑफ एक्सियल एक्सियल, ठीक है। तो बेरी सुडो रोटेशन, बेरी सुडो रोटेशन, ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से देख लो, आराम से। अभी आवाज़ आ रही है तो मुझे बता दीजिएगा, अभी आवाज़ क्लियर हो रही है तो मुझे बताइएगा। एक्सियल बॉन्ड इंटर कन्वर्ट इनटू इक्वेटोरियल, convert in equatorial, and equatorial bond convert in axial, axial। चलिए कोई बात नहीं, कोई, अभी क्लियर है ना? ठीक है, तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा। तो एक्सियल इंटर कन्वर्ट हो गए इक्वेटोरियल में, और इक्वेटोरियल इंटर कन्वर्ट हो गए एक्सियल के अंदर, बट एट 90 डिग्री, बट 90 डिग्री, 90 डिग्री से, ठीक है, एट 90 डिग्री। चलिए देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अरे आराम से देखिए ना, यहाँ पे आपको दिया गया है PC PF5, दिस इज TBP मॉलिक्यूल है ना, ये कौन सा मॉलिक्यूल है? TBP मॉलिक्यूल, ट्राइकोनल बाय पैरामिडल मॉलिक्यूल्स, ठीक, ट्राइकोनल बाय पैरामिडल मॉलिक्यूल्स।
मैं नंबरिंग कर देता हूँ याद रखने के लिए, ठीक है। इसको मैं नंबर 1 कर रहा हूँ बच्चों, इसको मैं नंबर 2 कर रहा हूँ, इसको मैं नंबर 3, ठीक है, इसको मैं नंबर 4 कर देता हूँ और इसको नंबर 1, ठीक है। ये नंबरिंग है ना, ऐसे कर सकते हो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये अब इसमें मैंने क्या कहा, जैसे आप इसको रूम टेम्परेचर पे रखते हो तो यहाँ पे इंटर कन्वर्जन होता है बच्चों। ये एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल में चले जाएगा और इक्वेटोरियल बॉन्ड एक्सियल में चले जाएगा, ठीक है। तो एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल है ना, तो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंटर कन्वर्ट ठीक है। बट बॉन्ड एंगल, जो एंगल होगा वो 90 डिग्री है ना, ये इसको चेंज नहीं करना है, रिमेन कांस्टेंट, इसको रिमेन कांस्टेंट, ठीक, ये रिमेन कांस्टेंट। बट क्या हो रहा है, 4 3 के साथ, 3 5 के साथ, 2 5 के साथ, सॉरी 2 5 के साथ, 5 2 के साथ, तो 4 3 3 4 के साथ इंटर कन्वर्ट करेगा, ठीक है, एट 90 डिग्री। और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट्स मिलेंगे बच्चों, दैट इंटरमीडिएट इज कॉल्ड एज द स्क्वायर पैरामीटर इंटरमीडिएट। इसमें जो इंटरमीडिएट्स आपको मिलते हैं, इंटरमीडिएट जैसे ट्रांजिशन स्टेट है ना, ये आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट है टीएस है, ये आपकी क्या होगी, दिस ट्रांजिशन स्टेट दी sp3 dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसको बोलते हैं स्क्वायर पैरामीटर। ट्रांजिशन स्टेट है ना, नॉट द फाइनल, ठीक। तो फाइनल तो वापस से आपका क्या आएगा, टीबीपी, बट टीएस जो मिल रहा है वो स्क्वायर पैरामीटर, एंड द फाइनल इज दी टीबीपी। तो फाइनल में क्या होता है बच्चों, देख लीजिए, इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो ये फ्लोरीन को तो एज इट इज रखिएगा, ये 2 यहाँ पे आ गया है तो F2 लिख सकते हो, ये 5 यहाँ चले गया तो F5 आप लिख सकते हो, ठीक है। ये 3 यहाँ चले गया तो F3 यहाँ पे लिख देना, और ये F4 यहाँ चले गया तो F4 यहाँ पे लिख देना, ठीक है। बट TBP आर रिमेनिंग TBP, बट व्हाट विल बी हैपन, इंटर एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री, बट 1 आर रिमेन सेम, जो 1 है उसको आप चेंज नहीं करोगे, व्हाट रिमेन सेम, ठीक। तो स्टार्टिंग मटेरियल जो है आपका वो sp3 dz स्क्वायर है, ठीक, TBP अरेंजमेंट है। ट्रांजिशन स्टेट इज द sp3 dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड स्क्वायर पिरामिडल अरेंजमेंट, बट द फाइनल प्रोडक्ट आल्सो रिमेन सेम, sp3 dz स्क्वायर और TBP। TBP का जो पॉइंट ग्रुप होता है वो क्या होता है भाई, D3H पॉइंट, तो TBP इज D3H, और ये बन जाते हैं C4V, और वापस से बन जाता है D3H। तो कब बेरी सूडो रोटेशन हो सकता है बच्चों, दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर्स। चलिए, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर पूछिए बच्चों, इजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, इजी है। मैं आपको एक डायग्राम भी बताता हूँ, एक डायग्राम बताऊँगा, थोड़ा सा हेल्प मिलेगी आपको उससे। ठीक, चलिए आप तो ये देखिए, ये सेम क्वेश्चन अभी जस्ट आपको पिछले एग्जामिनेशन में बना हुआ है, अभी जस्ट जो पिछले एग्जामिनेशन हुआ था ना उसमें सेम क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो इस रोटेशन का नाम है दैट कॉल्स द बेरी सूडो रोटेशन, है ना, बेरी सूडो रोटेशन, बेरी सूडो रोटेशन। तो इसमें क्या हो जाता है, इंटर कन्वर्जन बिटवीन 2 और 5 एंड 4 और 3, ठीक है।
बट इंटरमीडिएट जो मिलेगा दैट इज द स्क्वायर पैरामेडल इंटरमीडिएट और स्क्वायर बेस पैरामेडल इंटरमीडिएट, एक ही बात है, ठीक। ये इंटरमीडिएट आपको मिल रहा है और इस इंटरमीडिएट को हम बोल रहे हैं स्क्वायर बेस पैरामेडल इंटरमीडिएट, ठीक है, क्योंकि ये आपका इंटर कन्वर्ट हो चुका है, इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है, ये इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, तो ये स्क्वायर पैरामेडल आपको दिखा है ना, ये एक्सेल के ऊपर हो गए और बाकी सब इक्विटोरियल के ऊपर है, तो दिस इज जस्ट लाइक स्क्वायर पैरामेडल और वापस से कन्वर्ट हो गया, ठीक, वापस से टीबीपी के अंदर कन्वर्ट है। बट चेंजेस कहाँ पे हुआ है, उसने बोला है कि भाई जो 2 था उसकी जगह पे 5 आ गया, 5 की जगह पे 2, 4 की जगह पे 3, 3 जगह पे 4, ठीक है, इंटरचेंज आप इंटर, और इसे ही बोलते हैं हम बेरी सूडो रोटेशन, बेरी सूडो रोटेशन। 4 मार्क्स में क्वेश्चन बना था आपको। चलिए, कोई डाउट है? इफ एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, कुछ भी क्यूरीज है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं मेरे बच्चों। कोई डाउट है आपको, बताइए। इसका यूज हम जनरली कहाँ पे करेंगे बच्चों, जब हम स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे, है ना, बेरी सूडो रोटेशन का यूज, बेंट रूल का यूज, इस सब का यूज़ आप स्पेक्ट्रा के अंदर जनरली करते हो, है ना। स्पेक्ट्रा पता चलता है कि लो टेम्परेचर पे है कितने सिग्नल मिलेंगे, क्या स्पेक्ट्रम बनेगा, हाई टेम्परेचर पे है तो क्या सिग्नल मिलेगा, ये हम ज़्यादातर स्पेक्ट्रा में एप्लीकेशन, है ना, यहाँ तो इसने उसका रूल्स कंसेप्ट बताया है, बट इसका एप्लीकेशन इज दी स्पेक्ट्रा में आपको देखो, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये सारे मॉलिक्यूल जो है टीबीपी, है ना, ये भी बेंट रूल के हिसाब से अरेंज हुआ है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का आपने यहाँ पे रखा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे रखा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्सेल पे रखा, लोन पेयर को इक्विटोरियल के ऊपर रखा है, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को एक्सेल पे रखा और पाई बॉन्ड्स को आपने इक्विटोरियल पे रखा। ये सब किसके कॉन्सेप्ट की बेस पर है? बेंट रूल कॉन्सेप्ट बेस ना, हमने जो अरेंजमेंट किया बच्चों, ये बेंट रूल के बेस पर। अगर बेंट रूल आपने नहीं अप्लाई करोगे तो आपकी अरेंजमेंट रॉन्ग हो जाएगी और आपका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आपको पूछा गया है कि इक्विटोरियल इक्विटोरियल बॉन्ड एंगल, ये भी इक्विटोरियल इक्विटोरियल है ना, ये इक्विटोरियल इक्विटोरियल है और ये, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लग रहा है बच्चों, रिपल्शन कॉन्सेप्ट, आप सब लोगों ने ये कॉन्सेप्ट जरूर पढ़ा होगा। लोन पेयर रिपल्शन जो होती है ग्रेटर होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन सबसे कम होता है, ठीक है। नॉट सेकंड, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन इज ग्रेटर देन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन और सिंगल बॉन्ड रिपल्शन। तो ये चीज आपको अप्लाई करनी थी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ओनली बॉन्ड पेयर, क्योंकि ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज वेरी लेस, है ना, इसलिए इसका जो बॉन्ड एंगल है 117.8 आ रहा है, यानी लार्ज आ रहा है। भाई क्यों लार्जर आ रहा है? एग्जैक्टली 120 क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि दिस इज नॉट ए, है ना, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो गया है। अगर यहाँ फ्लोरीन होता था then the angle is the 120 because all fluorine are present, but because of the chlorine the bond angle will be decreases, है ना, 120 से कम हो गया आपका, ठीक है, बट लार्जर है इनके अंदर क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, दैट्स व्हाई द बॉन्ड एंगल इज 101.6, because the bond pair lone pair bond pair repulsion is always greater than bond pair repulsion, है ना। और यहाँ पे भी बॉन्ड पेयर हो रहा है, बट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिपल्शन है, इसलिए इसका 112 आ रहा है, 112 आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं अगर अरेंज कर दूँ ऑर्डर को, ये आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, और बॉन्ड एंगल आपको पूछा जाए तो बॉन्ड एंगल ऑफ इक्विटोरियल, है ना, फॉस्फोरस फ्लोरीन इक्विटोरियल आपको पूछा जाएगा, तो ऑर्डर क्या बनेगी बच्चा, ये सबसे ज़्यादा आपको ए का मिलेगा, देन सी, देन बी, तो दैट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। ये भी पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, है ना। आपको तो डायरेक्ट मॉलिक्यूल ऐसा बना के नहीं देगा एग्जामिनर क्या करेगा, इसको लिखेगा ऐसे इस टाइप से, तो PF4Cl ऐसा लिखेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेगा SF4, यहाँ पे लिखेगा SOF4, और अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल और इक्विटोरियल बॉन्ड एंगल्स,
है ना, इक्विटोरियल इक्विटोरियल बॉन्ड एंगल्स आपको बचेगा। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि सही से बेंट रूल अप्लाई करने पर सही अरेंजमेंट आएगी, उसके बाद ही बॉन्ड एंगल सही से निकलेगा। अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट, लोन पेयर रिपल्शन कॉन्सेप्ट। चलिए, क्लियर है ये बात? आप लोग बताइए, यहाँ तक आप सभी का क्लियर है? ठीक है, हाँ। चलो, ये कुछ आप मैंने होमवर्क रख रहा हूँ, इसको घर पे जाके देखिएगा। कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है, इसको घर पे जाके देखना है आपको, ठीक है। जो मैंने पिछले सेशंस में आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ बताई थी, ये भी मैं आपके सामने अभी रख रहा हूँ, ठीक है, आपके PDF में रख रहा हूँ, ताकि आपको एक बार वापस से रिवाइज हो पाए कि पॉलिन्स किस पर डिपेंड करता है, मॉलिकन्स किस पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसका यूज़ हमें कल पढ़ने वाला है। कल का जो सेशन है इसके अंदर हमें यूज़ आएगा इसका, इससे पता चलेगा द बॉन्ड एंगल्स के बारे में, इससे पता चलेगा, है ना। ये जो बॉन्ड एंगल्स हम पढ़ने वाले हैं, सारे रेफरेंस बुक्स के बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लेकर आए। पॉलीमराइजेशन में कब टेट्राडल बनता है, कब sp2 बनता है, वेपर के अंदर कौन सा फेजेस होता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आपको मिलेंगे, जैसे कि ये मेरा गेसिंग है इस बार का कि आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बन जाए। तो ये हम लेने वाले हैं अपने इस टॉपर्स बैच के अंदर, ठीक है, इस टॉपर्स बैच के, ठीक है, मज़ा आएगा आपको, है ना। और बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे फिर, है ना। एक बार कॉन्सेप्ट कवर हो जाए, देन क्वेश्चंस की तरफ भी हम जाने वाले हैं। अभी अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ, एक्सेल का भी चेंज होगा, बिल्कुल पूछेगा ना, बिल्कुल। ज़्यादातर इक्विटोरियल का पूछता है, और एक्सेल का पूछेगा तो बिल्कुल चेंज होगा उसका भी। रिपल्शन से तो एक्सेल का भी चेंज होता है, इक्विटोरियल का भी चेंज होता है। बिल्कुल बिल्कुल होगा मेरे बच्चा। बट देन डिपेंड ऑन द क्वेश्चंस, है ना। अब रेफरेंस बुक में इक्विटोरियल को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से बनेगा, क्योंकि जो उसका जो वहाँ पे जो लिखा भी गया है वो इक्विटोरियल के बारे में लिखा गया है, ठीक है। एक्सेल का भी पूछ सकता है, ठीक है। नीचा मुझे व्हाट्सअप कर देना बेटा, है ना, आपका नंबर, वहाँ से मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। टीम नंबर पे भी अगर मैसेज कर दे तो चलेगा, या फिर मेरा जो नंबर है, ठीक, उस पर भी मैसेज कर दे तो चलेगा, मैं ऐड करवा दूँगा आपको ग्रुप्स के, ठीक। उम्मीद करते हैं कि आपको जो अभी तक आपने जो पढ़ा था, है ना, क्योंकि मैं इस रिपीटर्स बैच का मोटो ये है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें पढ़े जो आपको कन्फ्यूज़ करती है, जिससे मार्क्स आपके चले जाते हैं। हम वो चीज़ नहीं पढ़ेंगे जो आपने पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो बोर होगा फिर आपको पढ़ना। मैं अगर ऑनली PYQ कराऊंगा तो बोर हो जाओगे आप। तो मैं बिल्कुल PYQ की तरफ इसलिए नहीं भाग रहा हूँ, बट PYQ कहाँ से पूछे जा रहे हैं ये आपको पता चलते रहे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते रहूँगा तो कहाँ कौन कौन से रेफरेंस बुक से PYQs बन रहे हैं स्टॉप, है ना। तो इस टॉपर्स बैच के अंदर आपको पता चलते रहेंगे, रिपीटर्स बैच में आपको पता चलता है। ठीक है जी, हाँ। और कोई भी डाउट आया डायरेक्टली मुझे पूछ लेना है, छोड़ना नहीं है ना, डाउट को बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है, जब भी आया पूछ लो डायरेक्टली, डाउट रखना ही नहीं आपके पास। ठीक, चलिए, ख्याल रखें, सेफ रहें, हेल्दी रहें, बाय बाय।